राइट जी, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। एक अदद और एपिसोड के अंदर मैं मुज़म्मिल अली खान, मेरे साथ आयशा यूसुफ। और आयशा ने आज बड़े मज़े का कलर पहना हुआ है जो मुझे सुबह सवेरे बड़ा ब्राइट और अच्छा लग रहा है, और इसी के साथ कॉन्ट्रास्ट करने के लिए मैंने पहन लिया है डार्क ब्लू। तो होपफुली आपको स्क्रीन भी अच्छी लग रही होगी। बट इन अच्छी चीज़ों के अंदर एक और अच्छी चीज़ की मैं बात करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं आयशा यूसुफ से एक अदद सवाल पूछना चाहता हूँ कि आयशा, आपने नाश्ते में क्या खाया? खतरनाक किस्म का कोई सवाल? नहीं, नाश्ते में आपको पता है, मेरे बारे में सबको पता है ऑफिस में अंडे, भाई अंडे जिंदाबाद मेरे लिए। लेकिन अंडे महंगे बहुत हो गए आजकल। 5,000 रुपए का है अंडा जो आप खाती हैं। खुदा का खौफ करे, खुदा का खौफ करे, क्या बात कर रहे हैं। एक अदद स्टोरी आप तक पहुंचानी है। स्टोरी ये है कि एक मुर्गी है और उस मुर्गी की कीमत 14 से 17 लाख रुपए है। मुर्गी का नाम, जो ब्रीड का नाम है, वो है अयाम समानी। अयाम समानी का 14 से 17 लाख रुपए का ये जो चिकन है ये है, और 5,000 रुपए का इसका सिर्फ अंडा है। खसूसियात इसकी ये हैं कि इसकी हड्डियों से लेके इसकी परों तक हर चीज़, इसका अंडा और सब कुछ इसके अंदर काले रंग का होता है। और इस मुर्गी को एक्सपेंसिव तरीन मुर्गी भी माना जाता है। तो सिर्फ कलर की वजह से इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी डिफरेंट है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू डिफरेंट है। इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू में एंटीऑक्सीडेंट ज्यादा हैं, इसके फैट्स कम हैं, प्रोटीन्स इसके अंडे और चिकन के अंदर ज्यादा हैं। और seems like my kind of girl. seems like your kind of girl, but this is something, you know, वो समझ नहीं आती ना, तो उस तरह की सिचुएशन है। 5,000 is a big amount. Yes, और इसको मुर्गियों की लैम्बोर्गिनी भी कहा जाता है, which I found very funny because of the color and what not. अच्छा, मजे की बात यह है कि इसको लेने वाले भी लोग मौजूद होते हैं, यानी कि इसको खरीदने वाले भी लोग मौजूद हैं। एक तरफ हमें लोग नजर आते हैं जो एक अंडा अफोर्ड करना या एक दर्जन अंडे अफोर्ड करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ एक ऐसी मुर्गी जिसकी लाखों डॉलर्स में कीमत है, उसके भी खरीदार मौजूद हैं। तो डेफिनेटली ऑर्नामेंटल्स में काउंट होता है ना, बिकॉज़ रेयर ब्रीड है, इसको आप उसमें ये पता है किन लोगों के लिए, जो जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं और वो सोचते हैं यार समझ नहीं आ रही पैसों का करना क्या, ये उन लोगों के लिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एक और खबर आपको देते हैं जो है फ्यूचर से मुतालिक और उन लोगों से मुतालिक जो यू नो अफोर्ड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी को, एंड एट द सेम टाइम उन जगहों पर जाना अफोर्ड कर सकते हैं जहां पर टेक्नोलॉजी मौजूद हो। जर्मनी का शहर है पोकिंग, उसके एक स्टोर के अंदर एक ऐसा रोबोट मौजूद है जिसको आप देखें तो आपको लगेगा कि ये बिल्कुल इंसान है, यानी इंसान नुमा रोबोट है। लोगों की मदद करता है अशिया की तलाश के लिए और उनको गाइडेंस भी दे रहा होता है। और बड़ी अजीबोगरीब सी सिचुएशन थी जिसको अब इंटरेस्टिंग करके दिखाया जा रहा है। जस्ट इमेजिन आप स्टोर में खड़े हुए हैं, आप कुछ ढूंढना चाह रहे हो, पीछे से आगे आपके कंधे पे हाथ रखे। नहीं, मैं भागूंगा। लोग जो है ना वो उसको बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लोग कहते हैं पहले डर लगता था, अब नहीं लगता। अब नहीं लगता, लोगों का ये कहना है। और इसकी खास बात ये है कि जर्मन जुबान में गुफ्तगू भी करता है। सिर्फ इस तरह नहीं है कि एआई इंटीग्रेटेड है, आपने कहा अच्छा जी फलानी चीज कौन से आयल में पड़ी हुई और ये आपको उस डबरोटी या उस चीज तक लेके जाएगा उस आयल में। इसको अप्रैल से रोबोट को आजमाइशी बुनियादों पर यहाँ पे रखा गया था काम करने के लिए। डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर रिफाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर को, और फिर उसको दोबारा से एग्जीक्यूट किया जाता है। अब शुरू में इंतहाई खौफनाक लगता था जिस तरह से आयशा ने बताया, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी होते जा रहे हैं। आई होप दीज रोबोट्स नेवर मेक देयर वे टू पाकिस्तान। अब भी मुझे जो है ना खतरनाक ही लगता है। वैसे जितने भी टेक्नो ऑप्टिमिस्ट हैं ना वो आपकी बात से एग्री नहीं करेंगे, वो चाहते हैं कि यहाँ पर फौरी तौर पर आ जाए इस तरह के रोबोट्स। बट अगेन मेरा वो जो फ्रैंकेनस्टाइन सिंड्रोम है ना वो अभी भी मौजूद है कि जस्ट इमेजिन कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाए कि इनकी कोई प्रोग्रामिंग खराब हो जाए या फिर ये कॉन्शियस होकर सेंटिएंट बीइंग बनकर जो है ना अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू कर दे, और उनको इस चीज़ का एहसास हो कि भाई इंसान जो है ना वो खतरा है दुनिया के लिए, और ऐसा कोई डिसीजन ले लें जैसे हम साई-फाई मूवीज़ के अंदर देखते हैं। फिर क्या होगा? हम साई-फाई मूवीज़ के अंदर देखते हैं। और इसी बात से रिलेटेड जो टेक का नया फ्रंट है वो ये है कि क्या न्यूरल नेटवर्क्स जिस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं अगर ऑटोनोमसली काम करना शुरू करें तो हम इनकी प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं या नहीं। एंड दैट इज समथिंग कि जो मैं रिकमेंड करूंगा कि हम लोगों को शो पे कवर करनी चाहिए इन ग्रेट डिटेल, बिकॉज़ दैट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। जरूर करेंगे, लेकिन अभी जो अगली खबर हम कवर करने जा रहे हैं ना उसने दरअसल मचाया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर तहलका इस सेंस में हम कह सकते हैं कि बिजनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा करना मुश्किल हो चुका है। बिजनेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद डिप्लोमेसी के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। अमेरिकी सदर ट्रंप की हम बात कर रहे हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर 8,800 पोस्ट्स अभी तक कर चुके हैं। 8,800 पोस्ट्स? हाँ, मैं मुझे लगता है कि वो इस तरफ ज़्यादा उनका इंक्लिनेशन है। वेरी सोशल मीडिया फ्रेंडली थम्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने पीर के रोज़ जो है वो 3 घंटों में सोशल मीडिया पर
55 पोस्ट्स की हैं, 55 पोस्ट्स, डिवाइड दैट बाय 60 मिनट्स एंड दैट इज मल्टीप्लाई दैट बाय 3 एंड दैट यू हैव द नंबर ऑफ पोस्ट्स पर आवर। अच्छा, आपको नहीं लगता कि इतने प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशंस, इतने प्रॉब्लम वाले जो इश्यूज होते हैं उनके सॉल्यूशंस के लिए आपको शायद बात प्रैग्मेटिक और कम करनी चाहिए, ना कि ये 3 घंटे में 55 पोस्ट्स कर दें? मुझे ना जब भी मैं ट्रंप को देखती हूँ, उनकी पोस्ट देखती हूँ, मुझे कैच 22 की सिचुएशन नजर आना शुरू हो जाती है, जिसमें उनका हर सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि वो अगर किसी की तारीफ भी कर रहे हैं तो दुनिया देखना शुरू कर देती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो अभी दुनिया की नज़रें लगी हुई हैं चीन के ऊपर। एक्चुअल में चीन में ये हो रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर उनकी मुलाकातें हो रही हैं। जो ऑफिशियल्स हैं चाइना के, उनसे प्रेसिडेंट शी से भी उनकी मुलाकात, और इस मुलाकात के अंदर अब ये कोशिशें की जा रही हैं कि बिजनेस का एंगल जो है, स्पेशली टैरिफ वॉर हमने पास्ट के अंदर देखी है, उसको रिजॉल्व किया जाए और देन जो थोड़ी दूरियां आई थी उनको कम करने की कोशिश की जाए। अहम सवाल ये है कि क्या ऐसा पॉसिबल है मुजम्मिल कि ये दोनों जो है ना एक अच्छे पैल्स बन जाएं? चीन ने एक बात की है, चीन की तरफ से जो बात आई है वो ये आई है कि बिजनेस अपनी जगह और बाकी सारी अच्छी बातें हमारी अपनी जगह, लेकिन जो हमारा ताइवान का मसला है अगर उसको गलत तरीके से एड्रेस किया गया तो दोनों ताकतों के बीच में बुरा तसादुम हो सकता है। The highlight of the talk is more dangerous than the happy, healthy walk in the park part of your talks. और लगता है कि अमेरिका जानबूझ के इस मामले को ताइवान के साथ जो उनका रिलेशन है उसको एम्बिगुअस रखता है, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्युइटी जो है ना वो बरकरार रखना चाहता है। इसके ऊपर बात करेंगे। एट द सेम टाइम ये जो हमारा साउथ एशिया का रीजन है वो इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से किस तरह से मुतासिर हुआ है, इन टॉक्स कहाँ पर स्टैंड करती हैं, पाकिस्तान की कोशिशें क्या है, ये सब कुछ जानने के लिए आज हमारे साथ कौन मौजूद है? मुजम्मिल साहब हमारे साथ एम्बेसडर इमरान अली मौजूद हैं इस वक्त हमारी स्क्रीन पे। हर मॉर्निंग तकरीबन हमारे पास आ जाते हैं जब हम इनको बुलाते हैं और इन्होंने फिर से आज हमें टाइम दिया एंड वी आर थैंकफुल सर। थैंक यू फॉर अभी हम जब ब्रेक पे थे तो आपने बताया कि हम लोग लेट उठे हैं बिकॉज हम लोग लेट सोए थे, लेकिन दिस इज स्टिल प्रीटी अर्ली फॉर 5 AM व्हेन यू गो टू बेड that late. So I am sorry that we had to wake you up, but here you are. Assalamu alaikum. No. Thank you. Thank you, and it's so good to hear your optimistic voices. और आज तो अंग्रेजी के 10 वर्ड मैंने सीख लिए आयशा की बातों से। सर देखिए हम बस कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर मामला उल्टा है, हम आपसे सीख रहे होते हैं क्योंकि आपका तजुर्बा माशाल्लाह हम सब जानते हैं कि कितना ज़्यादा है। अच्छा एम्बेसडर साहब ये बताइए कि ये जो अब हमें विजिट नज़र आ रहा है, ट्रंप थोड़ा सा उन्होंने रिसीड किया अपनी उस डिप्लोमेटिक पोजीशन से जो वो चाइना के साथ लेकर चल रहे थे पास्ट में टैरिफ वॉर्स को लेकर, या फिर इस कॉन्फ्लिक्ट ने उनको मजबूर कर दिया कि चाइना के साथ जाकर अच्छे ताल्लुकात आपको बनाने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा फ्यूचर चाहिए? देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है ना वो कोई बहुत सोच समझ के या बहुत लंबा होमवर्क करके कोई काम नहीं करते। इस दफा उनके साथ लंबी टीम आई है, प्रॉब्ली कोई ब्रीफ वगैरह होगा, लेकिन थोड़े से सबड्यूड लगे, कोई शक नहीं है। रिटन टेक्स्ट पढ़ रहे हैं और थोड़ा झुक के भी चल रहे हैं। तो शायद ये भी वजह है कि उनको पता है कि चीन में डिप्लोमेसी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम बहुत लॉन्ग टर्म बेसिस पे और बहुत स्लो होता है, तो शायद इसलिए उन्होंने अपने आप को चेंज किया। लेकिन ईरान की वजह से वो डिफेंसिव पे हैं, लेकिन टू गिव क्रेडिट टू हिम, वो शुरू से चीन को एनिमी नहीं बनाना चाहते। उनका मोटिव यही था कि चीन के साथ एक कोऑपरेटिव रिलेशनशिप हो, और वही चीन का भी है आइडिया है। तो इसलिए कुछ चीज़ें प्रेसिडेंट ट्रंप की शायद चीन को अपील करें। ऑफ कोर्स कुछ चीज़ें जैसा आपने जिक्र किया है कि ताइवान पे दे डोंट वांट हिम टू टॉक ऑन ताइवान, लेकिन वो रूबियो ने ये कहा कि हमारी पुरानी पॉलिसी चलती रहेगी, विच इज़ अंडरस्टैंडेबल। अच्छा सर, अगर हम लोग ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट को लें और फिर हम लोग चाइना और अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसको लें हम, तो क्या हम लोग पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते बिटवीन चाइनीज टाइपे बीइंग अ सेंट्रल इशू एंड द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़? क्या इन दोनों की इंपॉर्टेंस दोनों तरफ एक जैसी है? नहीं, अब मसला ये ना बड़ा अच्छा पैरेलल है, लेकिन मसला ये है कि चीन के लिए जो लोग नहीं समझ रहे, चीन के लिए जो स्ट्रेट है जो आपने बताया और ताइवान का जो जनरल इशू है वो चीन का कोर इशू है। ईरान चीन का कोर इशू नहीं है। ईरान चीन के लिए इम्पोर्टेंट है बट इट इज़ पेरिफेरल टू चाइना। देखें चाइना का आइडिया ये है कि जो जोग्राफिकली कंटिगुअस एरियाज़ हैं उनमें पाकिस्तान के लिए वो खड़ा हुआ था चाइना इस दफ़ा विद एवरी जो टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक जंग हुई है पाकिस्तान की,
वो पाकिस्तान के साथ खड़ा था। सिमिलरली ताइवान तो उससे भी ज़्यादा कोर इशू है, वो उनका सेंट्रल नेशनहुड का इशू है। उसके बाद ईरान वगैरह आते हैं, वो डिस्टेंट आते हैं। तो अमेरिका के लिए ईरान इम्पोर्टेंट है, लेकिन चाइना के लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन अपना हुर्मुज का खुले होना इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने ट्रंप को बड़ी कंसेशन दी है कि वो कह रहे हैं कि न्यूक्लियर इशू पे भी हम मोर और लेस अमेरिकन स्टांस को फॉलो करते हैं। बस इन दो चीज़ों में वो फॉलो करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है वो श्योरली कह रहे होंगे ट्रंप को कि आप ब्लॉकेड खोलें यहाँ से, और ये भी कह रहे होंगे, मुझे यकीन है इस बात पे, कि आप और ईरान आप पाकिस्तान जाएं और अपना पीस कंक्लूड करें। इन दैट स्पिरिट हमारे लिए ये टॉक्स कितनी हेल्दी हैं, इस रीजन के लिए ये टॉक्स कितनी हेल्दी हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना जाना? बहुत हेल्दी हैं, क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ा मसला है। पिछले 1 साल में हमारी डिप्लोमेटिक असेंडेंसी तो बहुत हुई है, लेकिन हम एगशेल्स के ऊपर वॉक कर रहे हैं। हमने सऊदी अरेबिया और ईरान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट को बहुत मुश्किल से रोका है। और वाइडर ये वाला जो इन दोनों, जितनी इन दोनों के दरमियान रिलेशनशिप अच्छी होगी, उतना हमारा काम आसान हो जाएगा कि हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। चाइना इज़ वेरी क्लोज टू अस, हमारी एग्जिस्टेंशियल नीड है। लेकिन अमेरिका भी दुनिया में, IMF में, वर्ल्ड बैंक में, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में, इन्फ्लुएंस में, हमारी ट्रेड बहुत ज़्यादा, प्रॉब्ली वन ऑफ आवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। तो अमेरिका के साथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्ती। तो अगर दोनों के दरमियान कशीदगी ज़्यादा होगी, हमारे लिए काम मुश्किल हो जाएगा। अगर they are on talking terms, which they always will be, so it makes things easier for us. तो सर ये डिप्लोमेटिक कोर से क्या खबरें आ रही हैं? अभी ये टॉकिंग टर्म्स पर हैं ईरान और अमेरिका, क्योंकि बैकडोर डिप्लोमेसी की तो बातें चल ही रही थी कि बातचीत हो रही है। अभी वो इस पोजीशन में है कि उनसे कुछ उम्मीद लगाई जा सके कि हाँ फ्यूचर में कुछ हो सकता है। यार मामला इसलिए ख़राब हो गया, टू बी वेरी फ्रैंक एंड ओपन विद बोथ ऑफ यू, कि जब सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स के लिए अमेरिका अपना डेलीगेशन भेज रहा था, ईरान को बहुत ज़्यादा मिसगिविंग्स थी अमेरिका के ऊपर, अमेरिका के ट्रस्ट इश्यूज से। लेकिन उनको फिर भी ना अपना एक डेलीगेशन पाकिस्तान भेज देना चाहिए था सेकेंड राउंड के लिए। जब से वो ख़त्म हुआ है, सॉरी टू इंटरप्ट यू इमरान साहब, ये जो फिर इसका मतलब है ट्रंप भी कई मरतबा बात कर चुके हैं कि ईरान के अंदर हार्ड लाइनर्स भी मौजूद हैं एंड देन वो लोग भी मौजूद है जो डिप्लोमेसी को एडवोकेट करते हैं। तो ये वाकई में हमें वहाँ पर एक तकसीम नज़र आती है। जी, ईरान का जो वैसे भी अगर पीस में भी जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वो एक तो उनके नॉर्मल वेस्टर्न पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत चीज़ें बनी हुई है, प्रेसिडेंट, बाकी लोग, लेकिन उनका एक काउंसिल ऑफ गार्डियंस भी है जो आइडियोलॉजिकल ईरान के बेस को केटर फॉर करता है। फिर उनकी आर्मी भी 3 हिस्सों में है, एक उनकी रेगुलर आर्मी है और एक पासदारान इनकलाब जिनको कहते हैं RGC। वो उनकी बहुत पावरफुल सेगमेंट है फौज का जो इस जंग में बड़ा सेंट्रल है। तो आम हालात में भी उनके ईरान, इमरान साहब क्या जी? Who is calling the shots in Iran? Who calls the shots, you said? Yeah. हाँ जी, the shots are called by the supreme leader and the IRGC more than anyone else. So policy is made on the people, by the people who are fighting the war and the supreme leader. अच्छा, अगर हम लोग जर्नलिज्म को देखें जो हमारे पास वेस्ट में से आना शुरू हुआ है, ये ईरान रीसेंट स्पैक्ट के बाद, तो एक चीज़ कही जाती है वहाँ पे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अल्फाज केयरफुली यूज़ करेंगे तो शायद चीज़ें बेहतर तरीके से मूव कर सकें। आप इस स्टेटमेंट के साथ कितना एग्री करते हैं? ये बात सही है, क्योंकि देखिए वो कई दफ़ा खुद भी सीरियस नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं। कुछ अच्छी बातें भी उन्होंने की हैं, लाइक वो बीच में उसको इंटरस्पर्स करते हैं कि बड़े अच्छे लोग हैं ईरान के, मेरी उनके साथ बात हो रही है। फिर अगली आपने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि वो कितनी ट्वीट्स कर चुके हैं। तो अगली ट्वीट में वो कहते हैं कि मैं इनको डेसिमेट कर दूंगा। कोई इस तरह से डिसअपॉइंटमेंट होती है तो नाराज़ हो जाते हैं। तो बहुत ही मर्क्यूरियल किस्म की आजकल हरकतें कर रहे हैं। लेकिन चीन में बड़े केयरफुल हैं। चीन में गए हैं बड़े अच्छे बच्चे की तरह कपड़े शपड़े प्रॉपरली पहन के परेड शरेड कर रहे हैं, चीज़ों में खड़े हो रहे हैं।
टीम में जाके अच्छे बच्चे बन गए हूँ। अच्छी बात है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग जानना चाह रहे हैं कि भारत की अगर हम बात करें, थोड़ा सा डिफरेंट है इस कॉन्फ्लिक्ट से, लेकिन हमारा क्योंकि अज़ल से कॉन्फ्लिक्ट चलता आ रहा है जब से पाकिस्तान बना भारत के साथ, भारत के अंदर से अब कुछ ऐसी आवाज़ें उठना शुरू हुई हैं जो कहा जा रहा है अपेरेंटली एक्सट्रीमिस्ट की हैं कि पाकिस्तान के साथ निगोशिएट किया जाए, टॉक्स की जाएं। तो आपको लगता है कि करंट सिचुएशन में जब भारत अपेरेंटली आइसोलेटेड हो चुका है और पाकिस्तान सेंटर स्टेज पर आ चुका है, तो भारत को भी एहसास हो रहा है कि टॉक्स बेहतरीन हल है, वे फॉरवर्ड है? असल में ये जो टॉक्स का एक तो जज्बा ये है कि बिल्कुल सही बात है कि जब आपने मिलिटरीली उनका अच्छा मुकाबला किया है, उसके अलावा उनके पास दो ऑप्शंस हैं। एक टेररिज्म जो बहुत बुरी तरह कर रहे हैं पाकिस्तान में इस वक्त, डेज के हिसाब से प्लान करते हैं कि किस दिन क्या करना है। ये जो बनों में और बाकी हुआ है, ये बहुत प्लान करके किया गया है टू टीच अस अ लेसन। एक तो वो है, और दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि इनके साथ कुछ चीज़ों पे बात कर लो। तो ये जो इज़्ज़त दी है उन्होंने आपको देने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी मिलिट्री रिस्पांस की वजह से कर रहे हैं। लेकिन ये जो ट्रैक 2 और बाकी चीज़ों का कर रहे हैं, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ पिछले 3-4 साल में। इनका रवैया चेंज हो चुका था मई से पहले। ट्रैक 2 में भी आके कहते थे अब नया नॉर्मल है। कश्मीर की अगर बात करो तो कहते थे, ट्रैक 2 की बात कर रहा हूँ, कि हम सिर्फ जिसको ये POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की बात करेंगे। तो इनकी जो ये हमने RSS और हिंदुत्वा वगैरह बनाया हुआ है, वो तो हैं ही हमारे खिलाफ। लेकिन जो इनकी मिडिल क्लास एलीट है, इनके फॉरेन ऑफिस की, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या साउथ ब्लॉक कहते हैं, वो लोग इंतहाई एंटी पाकिस्तान है। तो ये जो अभी हमें जोश चढ़ जाता है ज़रा सी बात के ऊपर, इतनी टॉक्स हमारी इनके साथ कॉम्पोजिट डायलॉग में हुई हैं। जब भी कश्मीर का किसी सब्सटैंशियल इशू का जिक्र आता है तो ये उसको ऑब्फस्केट करके, खाना वाना खा के, तो पाकिस्तान को ना बहुत खुश नहीं होना चाहिए। लेकिन रिस्पॉन्स हमारी ठीक है, हम जंग और डायलॉग को बंद नहीं करना चाहते। लेकिन अभी जो ये अभी तक एक इनकी, मुझे पता है आपका टाइम पर निरुपमा राव ने भी कहा, जो इनकी फॉरेन सेक्रेटरी हैं, और RSS की तरफ से भी है, वी शुड टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट बट वी शुड वेलकम इट। We should welcome it. बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच इमरान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप यू हैव अ गुड डे नाउ। बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारे मामलात के ऊपर इमरान साहब ने जो ना अपना एनालिसिस पेश किया। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे भारत के बारे में लगी है कि पाकिस्तान उसको ये नहीं कह रहा है कि भाई हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान फिर भी वेलकम कर रहा है। हालांकि हम जानते हैं कि पास्ट के अंदर भारत की तरफ से क्या क्या कहा जाता रहा है, क्या क्या किया जाता है, और किस तरह लेकिन हमारा दिल जरा बड़ा है, प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता रहा। तो वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ वॉर इफ इट कम्स। हमने अपने आप को डिफेंड तो करना ही है, लेकिन एट द सेम टाइम डिप्लोमेसी के चैनल्स हमेशा खुले रहने चाहिए, क्योंकि गलत एजुकेटेड कौम ये स्टेप्स हैं जो उठाती है। इसी के साथ बढ़ते हैं एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ, दूसरी तरफ मुलाकात होती है। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। किसी को सबसे खूबसूरत तोहफा आप क्या दे सकते हैं? वो होता है आपका वक्त। एग्जैक्टली, अनइंटरप्टेड वक्त। और आप किसी से बात कर रहे हैं और बात करते करते वो कुछ और करना शुरू कर दे, उसकी तवज्जो कहीं चली जाए तो आप इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अब लगता है ऐसे है कि ये हमारी जिंदगियों का हिस्सा बन गया है। हमने इसको नॉर्मलाइज कर लिया कि मैं मुजम्मिल से बात कर रही हूँ और मुजम्मिल अपने फ़ोन में लगा हाँ मैं सुन रहा हूँ। दिस इज़ वेरी, एक तो मैं कहती हूँ इसको, दिस इज़ वेरी इंसल्टिंग, पहली बात तो ये। लेकिन इसको नॉर्मलाइज करने के अंदर हमारी टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा हाथ है और क्यों हम इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते हैं। आज हमने सोचा कि एक नई टर्म के थ्रू इस पर बात करें, दैट इज़ टेक्नोफेरेंस, यानी टेक्नोलॉजी का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ के अंदर, आपके रिलेशनशिप्स के अंदर। जो यंग पेरेंट्स हैं इस टाइम पे उनको पता होगा, एक तो आप ऑफिस में काम करते हैं, घर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद आपने अपने ये टेक डिवाइसेस को टाइम देना होता है, औलाद टाइम के लिए वेट कर रही है आपके, एंड योर डे गोज अबाउट जस्ट लाइक दैट। सो चाहे आपकी लाइफ में आपके लाइफ पार्टनर के साथ टाइम हो, आपके दोस्तों के साथ टाइम हो, अक्सर औकात कमरे में आप बैठे हुए होते हैं और हर बंदा अपने मोबाइल फोन में लगा हुआ होता है, या आप साथ बैठे हुए हैं बट आप हैं नहीं, मेंटली यू आर एब्सेंट, अपने
पेरेंट्स जो है ना, इसको ज़रा डिस्कस करने का हमने सोचा ताकि ये सारे थॉट्स रीटरेट भी हो जाए हमारे माइंड के अंदर, रिप्लेनिश भी हो जाए कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगियाँ गुजारनी चाहिए बतौर इंसान। अच्छा, आज 15 मई है आयशा, और यूनाइटेड नेशंस की तरफ से इसको रिकग्नाइज किया जाता है फैमिलीज का और इंटरेक्शन का दिन। ओह यस, आज ख़ानदान का दिन भी मनाया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात। अब ये बड़ा, इससे बेहतर तोहफा आप क्या देंगे अपनी फैमिली को कि अपने फ़ोन को उठाकर रखिए साइड पर, और आज के दिन कम से कम उनके साथ आप गुजारें। हमारे साथ डॉक्टर उज़मा मसरूर साहिबा मौजूद हैं, मेरे नफ्सियात हैं, अक्सर हमारे शोज़ का हिस्सा बनती हैं, लेकिन आज आई हैं वो काफ़ी अरसे के बाद। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर उज़मा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये बताइए, आप भी ऐसी होता है कभी वक्त आता है बात कर रहा हो कोई और आपके हाथ में फ़ोन हो, या अपने फ्लो में हो जाता है, अपने फ्लो में हो जाता है। देखें, चीज़ें जब तक आप नोटिस नहीं करते, देखा जाता है जब तक चीज़ें ख़राब नहीं हो जाती इंसान नोटिस भी नहीं करता। तो जैसे ही आपने टर्म यूज़ की, तो जब मैंने भी फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे भी ये टर्म इसलिए अच्छी लगी कि मुझे लगता है कि ह्यूमन साइकी जो है ना, उसको जब तक आप कोई ऐसी चीज़ ना दो जिसको वो पिक करे, जिसको वो अपने माइंड में कंसोलिडेट करे, तब तक लोग, अगर हम रूटीन में कॉम्प्रिहेंड ना कर ले ना, तो टर्म्स को इंट्रोड्यूस कराना ज़रूरी होता है ताकि लोग इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू करें कि ये क्या है। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम लोग फैमिली लाइफ लें और इंटरेक्शन लें, तो हमारे पास इमोशंस, हेल्दी इमोशंस जो हमें एक बेहतर इंसान बनाते हैं, वो पूरी रेंज है इमोशंस की, जो सैडनेस और पेन, ग्रीफ से लेके तो ऑल द वे अप टू लव, अफेक्शन एंड द लाइक्स ऑफ देम हमारे पास एक आता है। इस स्पेक्ट्रम से डिस्कनेक्ट होना इंसानी दिमाग के लिए कितना डेंजरस है? जी बिल्कुल, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करूंगी। थोड़ा सा इसको मैं पीछे से बैकग्राउंड से देखें। ये जो एक हैबिट होती है जिसमें हम डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, पहले तो हम इसको थोड़ा समझें कि ये खुद हम क्यों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। देखिए ह्यूमन, फिर मैं नेचर से बात शुरू करती हूँ। ह्यूमन नेचर है कि क्यूरोसिटी नेचर में बहुत ज़्यादा है। इंसान थोड़ा सा ना सहल पसंद है, थोड़ा सा आराम पसंद है, और वो चाहता है कि उसका दिमाग रिलैक्स रहे। और ये ऐसी चीज़ है जो आपको, वो बैठे हुए आपके हाथ में ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही होती है। देखिए, आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस हैं, टेंशन है, तो आप चूँकि सहल पसंद है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आप सिर्फ इसलिए फ़ोन देखते रहते हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इग्नोर और अवॉइड कर सकें। जी, अनकॉन्शियसली आप ये काम कर रहे होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो ये है कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करें कि हम खुद क्या कर रहे हैं, और फिर रिलेशनशिप तो एक सेकेंडरी चीज़ है। अच्छा, आपकी अपनी हेल्थ कितनी अफेक्ट हो रही है, आपका माइंड कितना अफेक्ट हो रहा है, आप देखें इसकी आपका जो अपने आपके साथ जो ताल्लुक है वो कैसा है, आप अपने साथ वक्त गुजारते हैं या नहीं? अच्छा, पहले तो अपने साथ ताल्लुक, दूसरा अपनी बॉडी के साथ ताल्लुक। अब देखें, जब आप इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जो थ्रू आउट जो है ना, आप देखें कि सेरोटोनिन रिलीज कर रही है, आपके ब्रेन के अंदर एड्रेनलिन रश हो रहा है, आप क्यूरोसिटी में डूबे हुए हैं, उससे क्या होता है, आपके ब्रेन में कॉर्टिसोल भी इफेक्ट होता है, आपके स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, ऑल द टाइम स्टिमुलेटेड रहता है ना। देखिए, उसको रेस्ट की स्टिमुलेशन जो है वो इंसान को बीमार करने में कितना बड़ा पार्ट प्ले करती है, बहुत बड़ा। देखें, फिर आपकी डिसीजन मेक, देखें सबसे पहले तो अटेंशन और कंसंट्रेशन आपकी इफेक्ट होती है। ठीक है, जब आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे, आप अपने काम पे फोकस नहीं करेंगे, तो आप समझेंगे भी नहीं, और जब आप समझेंगे भी नहीं तो वो स्ट्रेस में चेंज होगा, और जब स्ट्रेस में चेंज होगा यू वोंट बी एबल टू कंप्लीट योर टास्क, तो फिर वो बड़ी स्ट्रेस में चला जाएगा। कुछ टिप्स बता दें कि हम किस तरह से अपना एक हेल्दी जो कि है वो बना सकते हैं सर्कल। तो फिर मैं रिवर्स बैक में आपको ट्रिप्स बताती हूँ। अभी मैं थोड़ा फॉरवर्ड जा रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ कि देखें, अब यही चीज़ आप अपने साथ तो कर ही रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स के साथ क्या होता है कि देखें, आपने कहा कि सबसे इम्पोर्टेंट तोहफा एक टाइम होता है, टाइम भी और अटेंशन भी, जिसको हम अनडिवाइडेड अटेंशन कहते हैं। आप देखें, दो बच्चे भी माँ के पास बैठे हैं, मेरी तरफ देख के बात करें, हालांकि उसे पता है कि हमसे बात करें। अच्छा, चाइल्डहुड इश्यूज भी बच्चों को ये हो जाते हैं कि माँ ने मुझे कम तवज्जो दी, उसको ज्यादा तवज्जो दी। मुझे बड़ी शिकायत है अपनी अम्मी से। आप किसी से बात करते हैं तो देखिए, आपका पोस्चर भी उसकी तरफ होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट भी उसकी तरफ होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट भी उसके साथ होना चाहिए। तो अब जब आप ऐसा नहीं कर रहे हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप यूं देख रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, जो आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाए, ये चलें आप इसके साथ जोड़कर बताना चाहें या वैसे जनरली बताएं, जो आई कांटेक्ट मेंटेन ना कर पाए, उसका रीज़न क्या होता है, उसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल रीजंस होती हैं? उसका माइंड बहुत तेज़ी से चल रहा है। उसके माइंड में और चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपके जो बेसिकली आई मूवमेंट्स है ना, जब ऊपर नीचे हो रही होती हैं तो आप अपने ब्रेन के अंदर घूम रहे होते हैं। जैसे आप ऊपर वाले जोन में जनरली देख रहे होते हैं तो कोई पिक्चर्स हैं जो आपके माइंड में चल रही हैं।
और अगर आप साइड वाइज देख रहे हैं तो इसका मतलब है कोई आवाज़ें हैं जो आपके अंदर चल रही हैं। ओके। और अगर आप, क्योंकि आप यू आर ऑल द टाइम रिस्पॉन्डिंग, सॉरी, इनएबिलिटी टू फोकस भी हम इसको कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कि बिकॉज आप अपने अंदर ना इंटरनल डायलॉग में भी इन्वॉल्व हैं और आपकी इंटरनल पिक्चर्स बहुत तेजी से चल रही हैं, आप उनको देख रहे हैं। अच्छा, इसी नोट पे व्यूअर्स, अगर आप अपने माइंड के अंदर के हालात के बारे में क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो इस टाइम पे बातिन के बारे में क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे नंबर्स इस टाइम पे फ्लैशेस पे नीचे चल रहे हैं। अब इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी की किस तरह से हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करती है और हमारी क्वालिटी ऑफ परसेप्शन को डिफरेंट बना देती है, ये चीज़ है कि जो आज हम डिस्कस करें। अच्छा डॉक्टर साहबा, हमारे पास इश्यूज, उनका रिजॉल्व, ये है हेल्दी कम्युनिकेशन का पार्ट। ऐसे ही है, जिस वक्त हमारे पास टेक्नोलॉजी इतना एब्जॉर्ब हो जाए हम में या हम एब्जॉर्ब हो जाएं टेक्नोलॉजी में कि इश्यूज और उनके रिजॉल्व को हम डिस्कस नहीं कर पा रहे, टाइम नहीं दे पा रहे, तो क्या हमें बिहेवियरल मैकेनिज्म खुद बनाना चाहिए कोई कि जिसको इम्प्लीमेंट करें हम बाद में बैठ के टाइम टेबल सोचेंगे ठीक है यार दिन में 2 घंटे से ज़्यादा मैंने नहीं यूज़ करना डिवाइस अपना, ठीक है, कुछ इस तरह किया जा सकता है? बिल्कुल। देखें, ये सेल्फ डिसिप्लिन है ना। अब बिहेवियरली जनरली ये होता है कि आपका बिहेवियर आपकी सोच को इम्पैक्ट करता है, आपके इमोशंस को इम्पैक्ट करता है, और वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कि आपके इमोशंस आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट करते हैं। अगर हम अपने आप को ठीक करने की तरफ जाते हैं, मसलन देखें ये इंटरफेरेंस होती कैसे, होती ऐसे है कि जब आपका रिक्वायर्ड टाइम है, किसी कोई आपसे बात करना चाह रहा है, जनरली मैं फैमिलीज़ में देखती हूँ, पेरेंट्स में भी होता है, स्पाउस के साथ भी होता है कि आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहे हैं, लेकिन ना सिर्फ ये कि वो स्क्रोलिंग है, स्क्रोलिंग तो है ही है, मगर वो बार बार मैसेज का बजना, आपका उसकी तरफ देखना, और दूसरी बात ये कि किसी का फ़ोन आ जाना और उस पर बात शुरू हो जाना। अब ये है कि ये आपके रिलेशनशिप को बहुत बुरे तरीके से ब्रेक कर सकता है। तो जनरली अगर आप बिहेवियरल उसमें जाएं, खैर ये तो बताने की मुझे लगता है ऑडियंस को भी ज़रूरत नहीं है कि कितना फर्क पड़ जाता है, बहुत समझदार है, लेकिन पता है सेल्फ डिसिप्लिन की आपने बात की, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू, लेकिन इसके अंदर एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो कंपनीज है, स्पेशली सोशल मीडिया कंपनीज, माफ़ कीजिएगा, ये भी तो कैपिटलाइज कर रही है हमारी अटेंशन को। इसकी ताज़ा मिसाल वो मेटा, अभी एक केस आ रहा है आई थिंक कैलिफोर्निया फ्लोरिडा के अंदर, जहाँ पर एक बच्ची ने जाकर केस किया कि मैं इतना एडिक्ट हो चुकी हूँ मैं इन सोशल मीडियाज़ का कि मैं अपना कोई काम नहीं कर पाती हूँ, और अदालत ने उसको रिकग्नाइज़ किया। तो ये बैलेंस हमें कहाँ पर क्रिएट करना है, सेल्फ डिसिप्लिन का, एंड एट द सेम टाइम उन सोशल मीडिया कंपनीज की इंटेंशंस को अंडरस्टैंड करने का कि ये हमारी अटेंशन को जो है ना इस वक्त वो कर रहे हैं। एक वक्त होता था जब, अब से कुछ अर्सा पहले, आप 20 ईयर्स पहले चले जाएं, 15-20 साल पहले, तो हम बच्चों पे गुस्सा करते थे कि बच्चे गेम्स में इतने एंगेज हो जाते हैं कि वो बात नहीं सुनते, वो वॉशरूम नहीं जाते, वो खाना नहीं खाते, वो अपना होमवर्क नहीं करते। ये चीज़ें क्योंकि उस वक्त इश्यूज आने लग गए थे बच्चों के स्टमक के, क्योंकि वो होल्ड करते थे, क्योंकि वो गेम खेल रहे होते थे। अब वो चीज़ एक तरह से आप समझें कि पेनिट्रेट कर गई है हम में भी इन द फॉर्म ऑफ ये। वेरी ट्रू। अच्छा आपने, अच्छा ये इसको ना आपको एक और चीज़ भी बताती हूँ इसी उसमें कि हम पहले ये कहते थे ना कि कोई अगर आप ड्रग लेते हैं, कोई सब्सटेंस लेते हैं, उसकी एडिक्शन होती है जो आपके दिमाग को बिल्कुल ट्रैप कर लेती है। आपको पता है इसको भी नॉन सब्सटेंस एडिक्शन में डाल दिया गया है। ऐसे इसके बारे में कहा जाता है कि दो बिजनेसेस हैं जो अपने कस्टमर्स को ना यूजर्स कहते हैं, ड्रग बेचने वाले एंड देन जो सोशल मीडिया। तो अब इसका जो आपकी बात पे वापस आती हूँ कि देखें इतनी डिस्ट्रैक्शन है कि मैं डिसंगेज कर नहीं पाती ना अपने आप को। देखिए मेरे बैंक से मैसेजेस आने हैं, मेरे ऑफिस से मैसेजेस आने हैं, मेरी लाइफ उसके अराउंड बिल्ड हो गई। अच्छा, जब आपको सेरोटोनिन और डोपामिन और आपको इस तरह के जो कि स्टिमुलस हैं ये आपको मिल रहे हों आपके प्यारों से, आपके रिश्तों से, आपके पेट्स से, आपकी हॉबीज़ से, और फिर आपको ये मिलना शुरू हो जाए एक स्क्रीन से, और वो सुबह शाम मिलना। देखिए इसमें दो चीज़ें थोड़ी सी डिस्टिंक्टिव हैं। एक तो ये कि हम अपना सेरोटोनिन और अपनी जो मेंटल जो सेटिस्फैक्शन है वो हम उससे ले रहे हैं क्योंकि वो इट इज़ रेडिली अवेलेबल। अच्छा वो आपको चैलेंज भी नहीं कर रही आगे से, वो आपको जो चीज़ आप चाह रहे हैं आपके सामने आ रही है। वो सजेस्टिव कल्चर भी बन गया। क्या होगा कि उसमें कोई ऑपोजिशनल ऐसी कोई चीज़ आए जिसको आपने एक मतलब एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्ड करना हो, आप नहीं करना चाहते ना वो बहुत इजीली, तो आप उसमें डूबते चले जाते हैं। एंड देन एल्गोरिथम्स शो यू मोर ऑफ व्हाट यू ऑलरेडी वांट। तो उसके अंदर आप एक एको चेंबर में फंस जाते हैं। बस वो आप वहाँ पे ट्रैप हो गए हैं और आपका खुद भी डिसंगेज होना पहली बात है कि मुश्किल है। और दूसरी तरफ ये एक और चीज़ है, उसको आप ये कॉन्सेप्ट यूज़ करें कि हमारा जो ब्रेन है, अगर चलें एग्जांपल ले लें, आप कोई बहुत अच्छा फूड किसी एक रेस्टोरेंट से ट्राई कर लेते हैं, आप 10 और भी फिर लेना, आप कहते हैं नहीं वो वाली बात नहीं है जो उस स्टेक की बात है या उस कढ़ाई की बात है, क्योंकि आपका माइंड जो है उसने वो टेस्ट कर लिया है।
अब आपकी वो एक्सपेक्टेशन सेट हो गई है, अब ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं ये ठीक है, गुजारा चलेगा, आपको एक्साइट नहीं करेंगी, अब ये एक्साइट भी नहीं करेंगी। अब क्या होता है रिलेशनशिप्स के साथ, देखें रिलेशनशिप्स जो होते हैं वो गिव एंड टेक होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी रिलेशन के साथ होंगे और आपकी सिर्फ आपकी सुनी जा रही होगी। अब ज़ाहिर है दूसरी साइड से चीज़ें आ रही हैं, वो क्या करती हैं, वो हमें डिस्कम्फर्ट में डालती हैं। तो हमारे लिए वो जो स्टैंडर्ड है हमारे मेंटल रिलैक्सेशन का, जो ये हम बाहर के लोगों से एंगेज होकर ले लेते हैं ना, जैसे आप अच्छी सी पिक्चर लगा लें, पता नहीं कितने लाइक्स आ जाएंगे, आप कहेंगे कितना मज़ा आ रहा है, जबकि आपकी अपनी लाइफ में आपके फ्रेंड्स आपको क्रिटिसाइज करेंगे या फैमिली वाला कहता है भाई इस तरह से देख लो, आप पसंद नहीं करेंगे ना उस चीज़ को। तो क्या है कि हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत रेस्ड है हमारे ब्रेन की, मैं कहूँगी ब्रेन की, क्योंकि ब्रेन के वो केमिकल रिलीज हो चुके होते हैं जो कि बाद में रिलेशनशिप्स में हमें आपको नहीं मिलते, नहीं मिल रहे होते। अब देखें, अब बच्चों को आप कहें छोड़ दो भाई फोन, जाओ बाहर जाके खेलो, कौन खेलेगा बाहर जाके, उनको तो खेलने का मजा ही नहीं पता। कोई उम्मीद बाकी है? जी बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, सुनती हूँ मैं उम्मीद। हाँ बताइए। How many times have you had your knee scratched? आपके घुटने छिले, आप भागते हुए गिरे हो? बचपन में खेलते हुए मुझे याद है दोपहर के वक्त ना, हम सब ने शायद ये गुजारा होगा वक्त, अम्मियाँ कहती थी नैप ले लो, हम छुप छुप के जाते थे अपनी छतों पर खेलना, घर से बाहर खेलना, और अक्सर ऐसा होता था कि हमें स्क्रैचेस भी लग जाते थे, बट वी एंजॉयड दैट। We enjoyed those. प्लेजर जो था ना, प्लेजर का क्राइटेरिया भी डिफरेंट था, उसका फ्लेवर भी डिफरेंट था कि फ्रेंड्स के साथ खेलना है, लड़ना है, मैंने आज जीतना है, मैंने आज तेज भागना है। अब देखिए चीज़ें बिल्कुल चेंज हो। जॉनथन नाइट कहता है कि हमने प्ले बेस्ड चाइल्डहुड से ना फोन बेस्ड चाइल्डहुड कर दिया। लेकिन आपकी बात पे वापस आ जाते हैं कि देखिए होप इज ऑलवेज देयर। ओके, इट इज रिलीफ। प्लीज बताइए क्या क्या किया जा सकता है? बिल्कुल ऐसे किया जा सकता है कि आपने बात की ना कि आप क्या बिहेवियरल लेवल पे आप सबसे पहले अपने आप को डिसिप्लिन करना शुरू कर सकते हैं कि आप दिन का थोड़ा सा हिस्सा आप टेक्नोलॉजी के बगैर गुजारना शुरू करें ज़रा। अच्छा, स्टार्ट स्मॉल। अब आप ये देखें, आप अगर किसी कॉन्वर्सेशन में, हर घर में, हर जगह पे, हर रिलेशनशिप में कोई ऐसा स्पेसिफिक टाइम होता है, और वो बहुत लंबा टाइम नहीं होता 10 घंटों का, वो 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, 1 घंटे का ही तो टाइम होता है। गपशप शुरू हो सकती है। आप बैठे हुए हैं या कोई अपना कोई एक्सपीरियंस बता रहा है, सब उसमें एंगेज हुए हैं। आप देखें जो बता रहा होगा उसमें से 2 लोग फोन पे होंगे, तो एक डिसकनेक्ट फौरन आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को पकड़ता है और उसके अंदर जो है ना वो प्रोसेसेस शुरू होते हैं कि शायद आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही, और यही चीज़ें एक्यूमुलेट होकर ओवरऑल रिलेशनशिप्स को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं। तो पहले तो ये कि आप अपने ना सिचुएशंस को आइडेंटिफाई कर लें। जैसे एक सिचुएशन है आपकी होम बेस्ड सिचुएशन जिसमें आपने फैमिली के साथ बैठना है, एक सिचुएशन आपके फ्रेंड्स की है जिनकी बातें आपने सुननी है, जिनको आपने हेल्प आउट करना है। तीसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि ऑफिशियल सेटिंग में भी आप सिर्फ डिस्कशन करना चाहते हैं। अब साथ में फ़ोन ना होना ज़रूरी है कि आप किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, वो तो जनरली ऑफिस में मैंने देखा है हो जाता है। लेकिन रिलेशनशिप्स में जब आप आते हैं तो आप यहाँ से शुरू करें कि आप ना नहीं रह सकते अगर ज़्यादा देर, तो आप 1 घंटे के लिए आप फ़ोन को साइड पे रखें। देखिए जब आपने किसी से कॉन्वर्सेशन करनी है तो इसको, मेरे पास फ़ोन नहीं है मगर बाकायदा आपका प्रोसेस जो है वो ये होता है कि आप फ़ोन को इतना रखें, थोड़ा इतना दूर रखें, अपनी साइड से भी दूर रखें और इतना दूर रखें कि आपको उसको उठाने के लिए मूव करना पड़े। अच्छा मैम, हमारे पास याया है, कराची से हमें कॉल कर रहे हैं, और इस वक्त याया का क्या मैसेज है इस टेक्नोफेरेंस से रिलेटेड, ये सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप, और आज क्या मैसेज है आपका? वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग टू यू एंड डॉक्टर साहब। देखिए ये मौजूद तो ऐसा है कि ये तो अब इसी का दौर है, डिजिटल दौर है, और बात ये है कि डॉक्टर साहबा ने जो बात की ना, मैं भी यही कहता हूँ, लेकिन ये करेगा कैसे कोई, क्योंकि हमें अपने मोबाइल से इतनी अटैचमेंट हो गई है कि हम उसके बाद रह नहीं सकते। हमें लगता है हमारी जिस्म का पार्ट बन चुका है वो। अब देखिए बात सारी ये ना कि ये खैर हम तो चले, मैं तो एक्स जनरेशन का बंदा हूँ, मैं तो फिर भी कर दूंगा, लेकिन जो हमारी नई जनरेशन है वो तो टोटली अटैच है। अब नई जनरेशन टोटली अटैच्ड है, बिल्कुल। ये क्वेश्चन हम डॉक्टर साहब के पास ले जाते हैं। एट हार्ट, बट अच्छा सवाल है, थैंक यू सो मच। लास्ट कमेंट हम ले लेते हैं जवाब इसका, कि वो वाकई में वही जो बात कि इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी है, हमारी लाइफ उसके अराउंड बिल्ड हो चुकी है, तो उससे, इस ट्रैप से निकले कैसे हम? देखिए एक हम है और एक यंग जनरेशन है। चले हम यंग जनरेशन की बात कर लेते हैं। एक तो मॉडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बिहेवियरल मॉडलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पेरेंट हैं, अगर आप एल्डर हैं, तो सबसे पहले तो आप खुद मॉडल करें इसको
और जब आप खुद कर रहे होंगे तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि थोड़ी देर के लिए आप छोड़ो, आप मेरी बात सुनो। ये जो जनरेशन है ना, इस जनरेशन को आप डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देंगे तो शायद आपकी इंस्ट्रक्शन उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कैसे करें, कैसे इनडायरेक्ट आप मॉडल करके पहली तो बात है दिखाएं, दूसरा उनकी बात सुनने के बाद अपनी बात बताएं, तीसरा बिल्कुल डायरेक्ट आप इंस्ट्रक्शंस नहीं दें कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। Alright viewers, here are your mechanisms कि किस तरह से आप यंगर जनरेशन को दिखा सकते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना, और किस तरह से इस टेक्नोफेरेंस को हटाना है और रिश्तों को वापस रीबिल्ड करना है। इस मैसेज के साथ चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, दोबारा मुलाकात होती है। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आज हम लोगों ने डिस्कस की हैं यहाँ पे। मुझे लगता है रोजाना सेंड योर किड्स आउट इनटू द पार्क्स टू प्ले, और उनके नीज पे स्क्रैचेस लगे तो वो उनके लिए भी अच्छे हैं और आपके लिए भी अच्छे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। Let's talk about mesmerizing nature. इंडोनेशिया में हुआ यह है कि माउंट डोकोनो है जो आतिशफिशा है, वो फट गया, जिसकी वजह से 3 कोहपैमा हलाक हो गए। ये अनफॉर्चुनेट खबर आई, हमने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। आतिशफिशा फटने के बाद 20 कोहपैमाओं का ग्रुप लापता हो गया था और रेस्क्यू एहलकार ये बता रहे हैं कि इस ग्रुप में जिंदा बच जाने वाले तमाम कोहपैमा जो हैं उनको तलाश कर लिया गया है और उनको बाहिफाजत नीचे भी उतार लिया गया है। बट लुक एट द विजुअल्स मुजम्मिल, कितनी खौफनाक भी लग रही है, मेस्मराइजिंग भी लग रही है ये। अच्छा, आपको पता है कि वार्निंग व्यूअर्स जारी की गई थी कि नहीं इस वक्त पहाड़ पे आपने जाना, या पहाड़ के आतिशफिशा के इर्द गिर्द, वोल्केनो के इर्द गिर्द आपने नहीं जाना, लेकिन यहाँ पे ये कैंपर्स और ये हाइकर्स गए। हुआ ये कि 3 जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इसलिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आपने इंस्ट्रक्शंस सुनने हैं, और जब गवर्नमेंट आपको वार्न करे तो आपने उस वार्निंग को सीरियसली लेना है। 20 लापता थे, लेकिन जो बच गए थे, जो जिंदा बच गए थे, उनको ढूंढ के वापस नीचे उतार लिया गया। अब 10 किलोमीटर बुलंद जो बादल था, जो डिब्रीज का बादल होता है, वो ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर तक गया। तो आप इसका जो एक्सप्लोजन का मैग्नीट्यूड है उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर ख़राब एक्सप्लोजन था ये। तो आई होप कि फॉर दोज जिन्होंने अपने लव्ड वंस इस दुनिया से गए हैं, जिनके उनके रिमेन्स मिल जाएं एंड दे गेट टू पुट देम टू पीस अपने बरियल सेरेमनीज के साथ। अंदर सिर्फ ये है कि एक तो आप नेचर को देखिए, उसको ऑब्जर्व करें, उसको एक्सपीरियंस करें, एट द सेम टाइम जो आपकी अथॉरिटीज हैं उनकी वार्निंग्स को सीरियस नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इंडोनेशिया नहीं, ये आपको दुनिया में हर जगह पे मिलता है। कुछ लोग जो बहुत सीरियस लेते हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो नॉन सीरियस ले रहे होते हैं किसी भी वार्निंग को। बहरहाल जी, क्योंकि हम नेचर की बात कर रहे हैं तो वेदर चेंजेस जो है ना वो भी नेचर का हिस्सा है, और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर सिचुएशन ये है कि मौसम जो है वो एक मरतबा फिर से थोड़ा सा लो टेम्परेचर की तरफ जाने वाला है, यानी कि बारिश की एंट्री हो सकती है। ये फोकास्ट सामने आई है। महकमा मौसमियाती बता रहे कि आइंदा 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी चल सकती है। तेज़ हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, और कुछ इलाकों में जो है वो मूसलाधार बारिश है, और मूसलाधार बारिश के साथ साथ वहाँ पे आंधियाँ और तेज़ हवाएं भी जो है वो मुतवक्के हैं। और खड़ी फसलें ख़राब हो सकती हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डेंजरस है कि थ्रैशर्स लग चुके हैं क्योंकि सीज़न के, और अक्सर हमारे किसान ऐसे हैं कि जिनकी गंदम बगैर कवर्स के पड़ी होती है, तो उस गंदम के लिए ये बारिश बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। एट द सेम टाइम अपने आप को पोल्स, लूज स्ट्रक्चर्स, बिल बोर्ड्स, इस तरह की चीज़ों से दूर रखिएगा। कल सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी और पाकिस्तान के मीडिया ने भी बहुत उस वीडियो को चलाया, जिसके अंदर एक अदद शख्स इंडिया में आंधी तूफान के अंदर एक बोर्ड के ऊपर चढ़ा हुआ था। वो बोर्ड भी गिरा है और वो शख्स ही वाज फ्लंग फार फ्रॉम द साइट। तो अपने आप को महफूज रखें और इन चीज़ों से दूर। एडवेंचरस होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जान को आपको इस तरह से खतरे में नहीं जाना चाहिए। रिस्क लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लें, ऐसा रिस्क ना हो कि उसके नतीजे में आपकी जान ही चली जाए। हमने लाहौर में भी देखा था 2 रोज़ पहले कि बहुत तेज़ बारिश हुई थी, जिसके बाद कहीं पर बिल बोर्ड्स गिर गए थे, दरख्त गिर गए थे, उसकी वजह से लोग वहाँ पर मुतासर हुए थे। दैन कराची के अंदर जो चंद रोज़ पहले बारिश हुई थी वहाँ पर भी काफ़ी लोगों की जानें चली गई थी। तो भाई अक्लमंदी का तकाजा यही है कि अपने आप को महफूज रखना, मौसम को करें एंजॉय, लेकिन कोशिश करें कि जहाँ पर खतरा आपको महसूस हो ना, आपकी सिक्स्थ सेंस आपको बता देती है कि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो अपने आप को महफूज रखना, अपनी फैमिली को महफूज रखना जो है ना वो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए। अच्छा, इसी के साथ हमारे व्यूअर्स को ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी ऐसी जगहें हैं कि जहाँ से आप जाके ये तमाम तरह इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है, ज़रूरी होना आपके पास है, वो आप ले सकते हैं। PDMA की वेबसाइट है जो आपके प्रोविंस की डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, और फिर उसके बाद नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है। इनके ऑनलाइन पोर्टल्स, इनकी वेबसाइट्स के ऊपर इन्फॉर्मेशन मौसम की आप ले सकते हैं, और उस मौसम के हिसाब से आप अपने विजिट्स और टूर्स प्लान करें। पहली बात यह है कि आपने फ्लड सीजन के अंदर पहाड़ों में नालों के करीब नहीं जाना, कोई ऐसा होटल नहीं लेना
या कोई ऐसी जगह पे रेजिडेंस नहीं लेनी पहाड़ों में कि जहां से फ्लड गुजर सकता है। देन अगेन प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास ये डाटा मौजूद होता है। सेकेंडली, स्नो सीजन में या स्नोफॉल के सीजन में आपने कभी भी जैम पैक्ड एरियाज के अंदर अपना टूर फैमिली के साथ प्लान नहीं करना। लवली मैसेज, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बारिश ज्यादा हो जाए, सैलाब आ जाए तो जमीनी राब्ते भी मुनक़ता हो जाते हैं, आप स्टक होकर रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने आप को जानबूझकर स्टक करवाना चाहते हैं कुछ घंटों के लिए। अब हुआ क्या है, मैं क्या बताना चाह रही हूँ वो ये है कि भारत का शहर है हैदराबाद, उसकी सेंट्रल जेल में एक मुनफरिद इक़दाम जो है या एक मुनफरिद ऑफर लोगों के लिए वहाँ पर रखी है, फील द जेल। फील द जेल, यानी कि जेल के अंदर लोग किस तरह से रहते हैं उसके ऊपर भी अब कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आम शहरी जो है ना वो महदूद वक्त के लिए यानी कि 10 से 12 घंटे के लिए जेल की जिंदगी का एक्सपीरियंस हासिल कर सकते हैं और उसके लिए उनको पे करना पड़ेगा। यानी कि जो खौफ की जगह होनी चाहिए। इससे सोसाइटी को बेनिफिट क्या होगा? लुक एट देम डेकोरेटिंग द जेल लाइक इट्स अ प्लेस दैट यू शुड गो टू, गॉड फॉरबिड। आप डू योर ओन रिसर्च, जेल्स आर नॉट प्लेसेस दैट यू शुड एवर विजिट। अच्छा, मुझे लगता है कि अगर इन्होंने करना ही है ना कैपिटलाइज तो इसको थोड़ा खौफनाक बनाए ताकि लोग डरे यहाँ पर जाने से। सोसाइटी में कोई मैसेज जाए कि वहाँ पर जाकर ना आपको लगे कि हाँ ठीक है मैं कोई क्राइम करके आ भी जाऊंगा तो ऐसी जिंदगी होगी, और वहाँ पे जाके पता चले कि भाई रियलिटी असल में कुछ और थी। तो रियल पिक्चर दिखाना जो है ना वो बहुत अच्छा, यहाँ पे जिस तरह से कपड़े तय करके रखे हुए हैं और जिस तरह से वो चादरें तय करके रखी हुई हैं, पूरा उनको वो माहौल दिखाया हुआ है जो अपनी वीडियो मूवीज में ये लोग दिखाते हैं और जिस तरह से लोग लेके आते हैं। अच्छा, क्या आप 12 से 24 घंटे के लिए इस एनवायरनमेंट को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? गॉड फॉरबिड। और किस तरह से आप लोगों ने इस चीज से बाहर रहना है? बाय अबाइडिंग विद द लॉ। आपने लॉ अबाइड करना है, आपने अच्छा सिटीजन बनना है और आपने जेल से बाहर रहना है। आई डोंट नो व्हाई वी आर मेकिंग फन ऑफ ऑल दीज थिंग्स या ऑल दीज सिस्टम्स, बिकॉज ये बहुत सीरियस मैटर है कि अगर आप कुछ करेंगे, कुछ गलत होगा, कुछ जुर्म करेंगे तो आपको जेल भेजा जाता है आपकी करेक्शन के लिए कि आप एक बेहतर इंसान बन के बाहर निकले और सजा के तौर पर। लेकिन अगर उसको भी अब कैपिटलाइज करेंगे then we cannot say anything about it. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप पढ़ते लिखते हैं तो आप लॉ जानते हैं, आप एक अच्छे सिटीजन बनते हैं और इसी की पुश के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पेलिंग कंपटीशन भी करवाया जा रहा है। और स्पेलिंग कंपटीशन हो किस तरह से रहा है कि नीडो प्रेजेंट कर रहा है हम स्पेलिंग विज। आपको स्पेलिंग बी याद होगा जो ग्लोबल लेवल पे होता है, तो पाकिस्तान का ये एक होम ग्रोन स्पेलिंग बी समझ लें एक तरह से। पिछले साल की तरह इस साल भी इस कंपटीशन के अंदर लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बच्चे जो हैं वो होंगे शरीक और इसके अंदर मुल्तान, हैदराबाद, पेशावर भी होंगे। और यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आएंगे, तमाम बच्चे जिनकी उम्र 6 से 17 साल के दरमियान है, ये तैयारी करेंगे और तैयारी के बाद इन लोगों ने आके यहाँ पे स्पेलिंग कंपटीशन में ये चैलेंज लेना है। अभी अपने स्कूल्स को आप रजिस्टर करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन ऑन है। रजिस्ट्रेशन की जो वेबसाइट है उसका हम आपको बता देते हैं, आप humenglish.com/humspelling-wiz / पे आप जाएंगे और आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करवा सकते हैं 31 मई 2026 तक। आपके स्पेलिंग्स कैसे होते थे? ठीक मेरे तकरीबन ठीक ही होते हैं जी। हमने जाना है एक छोटे ब्रेक पे, जब हम वापस आएंगे तो और सेगमेंट्स लाइन तकरीबन ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आएंगे। स्टे विद अस। हाय जी, वेलकम बैक फ्रॉम दैट ब्रेक। और हमारे पास ज़िंदगी में जो सबसे प्यारी चीज़ें होती हैं उनमें से एक प्यारी चीज़ का नाम है मुस्कुराहट। और मुस्कुराहट जो है वो आपकी पर्सनालिटी का ना सिर्फ ऑरा बढ़ाती है और प्यारा करती है, बल्कि एट द सेम टाइम आपकी अगर मुस्कुराहट अच्छी है टेल्स अ लॉट अबाउट योर डेंटल हाइजीन और आप सेहत का कितना ख्याल रखते हैं। लेकिन अगर दांत ख़राब होना शुरू हो जाएं या किसी वजह से दांत गिर जाएं या किसी बीमारी का शिकार हैं आप और आपके दांत गिर चुके हैं या आपकी उम्र इतनी हो गई है कि आपके दांत गिर चुके हैं, तो माजी में सिर्फ हमारे पास चंद ऐसे ऑप्शन थे जिसके अंदर डेंचर्स थे, जो आपने अपने बुजुर्गों को देखा होगा कि निकाले और पानी में रख दिए रात को। वो आपके पास स्कैरी होता था वैसे रात को उठ के अगर आपके सामने कोई डेंचर्स आ जाए ना, कहते थे ओ ये कौन है, वो आपको मूवीज याद आ जाती थी, हॉरर मूवीज। बट अब सिचुएशन ये है कि क्योंकि कर रही है टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की, तो नए से नए ट्रीटमेंट्स और नए से नए ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसके अंदर अगर हम अपने दांतों की बात करें तो उसके लिए डेंटल इम्प्लांट्स जो है ना वो भी मार्केट के अंदर आ चुके हैं, जो कि एक बहुत ही मुअस्सर और देर पा हल हम इसको कह सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट्स जो है इनको कुदरती दांतों का मुतबादिल भी समझा जाता है, जो ना सिर्फ देखने में असल दांतों जैसे लगते हैं बल्कि खाने में, बोलने में, रोजमर्रा जिंदगी में और जो मुस्कुराहट की आप बात करें उसके अंदर भी आपका मुकम्मल साथ देते हैं। अब किस तरह से हम इनको अवेल कर सकते हैं, इसका प्रोसीजर किस तरह से होता है, क्या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बहुत सारे सवालात हैं हमारे पास और उनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है बहुत ही पर्टिनेंट शख्सियत, कंसल्टेंट इम्प्लांटोलॉजिस्ट हैं
डॉक्टर अमीनुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम टू योर व्यूअर्स। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? फाइन, थैंक यू मैम, फाइन, अच्छा, थैंक यू। डॉक्टर साहब का जो इंट्रोडक्शन है ना, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ही इज कंसल्टेंट इम्प्लांटोलॉजिस्ट, बहुत ही डाइवर्स तनव्वु पाया जाता है इनके करियर के अंदर। क्या क्या किया हुआ है अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे। अच्छा व्यूअर्स, जब हम ब्रेक पे थे तो हमारे पास जो गेस्ट्स हम होस्ट करते हैं, सबसे मजेदार बात ये होती है कि उनकी इतनी कलरफुल पर्सनालिटीज होती हैं और इतने वाइड जो कि है उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं कि वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे पास हमेशा टाइम शॉर्ट हो जाता है। इमेजिन कि ना सिर्फ आपकी मुस्कुराहट और डेंटल हाइजीन ठीक कर सकते हैं, बल्कि एट द सेम टाइम अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर कुछ नहीं मिल रहा जाने के लिए, तो दिस मैन कैन सेव योर लाइफ बिकॉज़ ही नोज हाउ टू फ्लाई। He can carry you in the plane. Yes, he can be a lifesaver literally. और उसके अलावा एग्रीकल्चर के अंदर, एक्वाकल्चर के अंदर और एट द सेम टाइम लाइफ स्टॉक के अंदर भी इनका काफ़ी एक्सपीरियंस है। अब डॉक्टर साहब अपनी पर्सनालिटी में बहुत हम्बल हैं, हमारे साथ बैठे हुए भी हैं। सर, यू स्माइल सो जेंटली एट थिंग्स। लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डेंटल इम्प्लांट्स एंड देन वील मूव टुवर्ड्स द गोट्स एंड द काउज। And the flying, which is different, which is totally different. सर, ये जो न्यू ऑप्शन है अब डेंटल इम्प्लांट्स, ये कैसे डिफरेंट है पास्ट में जो हमारे पास ऑप्शंस थे उनसे, और क्या ये बेहतर ऑप्शन है उनसे? देखिए जी, बहुत व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज, मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत ऐसा हो कि जो आपकी जो ऑडियंस है जी, उनको अच्छी तरह से ये समझ आ जाए कि व्हाट इज गोइंग ऑन एंड वेदर इट्स गुड फॉर यू और इट्स नॉट गुड फॉर यू। राइट। देखिए, डेंटिस्ट्री तो इज़ वेरी ओल्ड। कल ही मैं अखबार में डॉन न्यूज़ में एक आर्टिकल आया था, इफ़ यू गाइज रेड इट, आई डोंट नो, कि 26,000 BC में पता नहीं कहीं पर दे फाउंड अ स्कल इन साइबेरिया, जिसके अंदर उन्होंने दांत देखा तो उसके ऊपर एक सुराख हुआ था। ठीक है ना? सो वी आर टॉकिंग हिस्ट्री इतनी पुरानी है। मिलियंस ऑफ निएंडरथल जिसको कहते थे, बिफोर होमो सैपियंस एंड एवरीथिंग, वो थे, वो भी कर रहे थे, बिकॉज दांत था, कुछ ना कुछ होता है उसमें दर्द शुरू होती है, तो टूथ कैन बी हैज टू बी टेकन आउट और समथिंग। ठीक है? सो इन द 60s के करीब, दिस इज वेरी रिसेंट, सो वी आर टॉकिंग डेंटिस्ट्री फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट 60-70 years ago. ठीक है ना? There was a professor in Sweden by the name of Professor Brennemark. ठीक है जी? उन्होंने, वो डेंटिस्ट नहीं था, ठीक, वो था oral surgeon. He was a orthopedic surgeon. Orthopedic surgeon, right. He was an orthopedic surgeon. और उनकी वालदा के दांत नहीं थे। अब वो ऑर्थोपेडिक सर्जन था, तो आपको पता है ना, आपकी हड्डी में कोई फ्रैक्चर हो गया तो स्क्रूज डालते हैं, प्लेट्स डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। उसने बोला, यार ये भी तो हड्डी है ना, जबड़े की भी तो हड्डी है, अगर इसमें दांत नहीं हो सकते तो इसमें अगर हम स्क्रू डालें और उसके ऊपर दांत लगा दें तो क्या हो सकता है? वहाँ से ये रिसर्च शुरू हुई। Right. This is just about 40-50, which is nothing in a time to the larger timeline. In a larger timeline, this is nothing. Yeah. So he started, उन्होंने रिसर्च स्टार्ट की वहाँ पर इन स्वीडन। ये डेंटल इम्प्लांट्स का रिसर्च स्वीडन में स्टार्ट हुआ है बेसिकली, एंड दे लुक्ड इनटू दिस थिंग कि जी ये अगर हम करें तो जाहिर बात है, जब रिसर्च करते हो तो पहले चूहों में डालते हैं, फिर बंदरों में डालते हैं, दे गो एंड देन दे कम टू ह्यूमंस। राइट। और उन्होंने जब ये डाले स्क्रूज, उन्होंने देखा कि यार स्क्रू फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई मसला नहीं है, उसके ऊपर दांत लगाए तो ठीक है, फेलियर्स हुए लेकिन इतना नहीं हुआ। उन्होंने अपनी अम्मा पे, यानी कि मतलब दैट वाज हिज विजन टू डू समथिंग बेटर फॉर माय मदर। जो आप कह रही थी कि जी रात को वो रखे और सुबह डर जाता हो सकता है वो डर गए हो रात को देख के अपनी। लेकिन जो स्क्रूज वाली बात है, सॉरी टू इंटरप्ट यू, स्क्रूज की जब बात आती है और जबड़े के अंदर आपके, तो ना बहुत पेनफुल फील होता है, या लगता है कि बहुत पेनफुल होगा। इज इट पेनफुल? नो, देयर इज नो पेन। ओके। अगर डेंटल इम्प्लांट्स में आपको पेन हो रहा है जी, देन समथिंग इज रॉन्ग। ठीक है नहीं? तो मैं एज अ ग्रेजुएट स्टूडेंट एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन व्हेन आई वाज देयर इन, आई एम टॉकिंग बिफोर यू वर इवन बोर्न, बट समवेयर इन द लेट 80s, अर्ली 80s, 82 में मैं जब हार्वर्ड में गया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बीइंग अ रिसर्च बेसिकली उन्होंने बोला, यार ये एक नई चीज़ आई है डेंटिस्ट्री में। एज ग्रेजुएट स्टूडेंट्स उन्होंने बोला, जी आप भी इस पर थोड़ा, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई सॉ अ डेंटल इम्प्लांट। Are there any conditions that the human body suffers from कि जिसके अंदर लोग डेंटल इम्प्लांट्स नहीं लगा सकते? कोई ऐसी कंडीशंस हो, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है? देखें, यू आर वेरी स्मार्ट, आई हैव टू से दैट एनीथिंग दैट हैज टू डू विद बोन, जी जाहिर बात है हड्डी के अंदर जा रही है ना, तो हड्डी के अंदर कोई चीज़ अगर नहीं कर सकते तो देन यू कैन नॉट डू। अदरवाइज लोग मेरे पास बहुत आते हैं कि जी डायबिटिक हैं तो क्या, नो कॉन्ट्राइंडिकेशन।
सेफ फॉर डायबिटिक्स? सेफ, एब्सोल्युटली नो इशू एट ऑल। पर वो डायबिटिक्स के लिए भी कहा जाता है ना कि उनको भी हड्डियों का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है एक टाइम के पास कभी नहीं जाकर। होगा, याद रखना, उनको टोज में होगा, आंखों में होगा, ये होगा, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा जो बिल्कुल ही एंड स्टेज पर आ गया ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। पर रेगुलर डायबिटिक्स है, इफ यू आर अ कंट्रोल्ड डायबिटिक, देयर इज नो इशू एट ऑल इन हैविंग अ डेंटल इम्प्लांट। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये समझने की है, जो प्लीज़ जो आपके व्यूअर्स के लिए मैं बताता हूँ, कि हड्डी जो आपके बॉडी में कहीं पर भी है, आपकी टांगों में, आपके बाजू में, आपके कहीं पर भी है, इट डिपेंड्स अपॉन मूवमेंट। व्हेन यू लिफ्ट थिंग्स अप, व्हेन यू वॉक, व्हेन यू पुट प्रेशर ऑन इट, तो वो फोर्सेस ट्रांसमिट होती हैं और हड्डी रहती है। जी। इसी तरह जब आपके जबड़े में दांत होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं, तो फोर्सेस ट्रांसमिट होती है और आपकी हड्डी रहती है। सो द फर्स्ट इशू दैट यू हैव व्हेन टीथ आर टेकन आउट, इसकी आपकी हड्डी श्रिंक होनी शुरू हो जाती है। तो आप हमारे बुजुर्गों को देखें कि उनका ऐसा मुंह बिल्कुल ही खत्म हुआ होता है, ठीक है ना, ठीक है ना। और डेंचर वो जब बनाते हैं, तो डेंचर, मैंने आज आपका इंप्रेशन लिया और डेंचर बना दिया जी, 1 महीने में आपकी हड्डी थोड़ी सी श्रिंक होगी, डेंचर हिलना शुरू हो गया। तो व्हेन यू, आपके बुजुर्ग हो गए जो वो बात कर रहे हैं तो डेंचर हिल रहे हैं या खा रहे हैं, तो देखो, सो व्हेन यू हैव अ डेंटल इम्प्लांट, इट बिकम्स लाइक अ टूथ। तो वो आपके पूरे फेशियल बोन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा। So many questions. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच पीपल डोंट अंडरस्टैंड। दे लुक एट द एस्थेटिक्स ना, कि जो दांत है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है ना आपके जो फेस अच्छा, तो फिर तो डॉक्टर साहब ये सिर्फ इस चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप कॉस्मेटिकली अच्छा लगना चाह रहे हैं, ये मेडिकली आपको हेल्दी बनाने में भी पार्ट प्ले करती है। अच्छा, इसके एक्सपेंस को ज़रा व्यूअर्स के लिए एलाबोरेट कर दें कि डेंटल इम्प्लांट्स वर्सेस डेंचर्स वर्सेस अदर ओल्डर टेक ब्रिजेस और समथिंग। देखिए, डेंटल इम्प्लांट्स आर एक्सपेंसिव, यू कैन नॉट से दिस थिंग कि जी यार ये एक्सपेंसिव नहीं है, बिकॉज द मटेरियल इज टाइटेनियम, और उसके बहुत ऑब्वियसली बॉडी के अंदर जो चीज़ जाएगी तो उसमें यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। प्लस द माउथ इज अ वेरी डर्टी एनवायरनमेंट, द डर्टीएस्ट एनवायरनमेंट इन योर बॉडी इज द माउथ। राइट, ठीक है, तो बैक्टीरिया उसमें बहुत होता है, सब कुछ बहुत होता है, वो होता है, प्लस फोर्सेस बहुत हैं। ठीक, बहुत फोर्स, व्हेन यू आर ईटिंग देयर इज अ लॉट ऑफ फोर्स दैट इज यूज्ड। सो इफ द क्वालिटी ऑफ द इम्प्लांट इज नॉट गुड, समथिंग विल ब्रेक ओवर टाइम। और एक दफ़ा जब हाँ, और अगर आप समझती हैं कि अगर इम्प्लांट करते हुए पेन होता है, जब इम्प्लांट फेल होता है, देन इट्स अ बिग इशू। सो देयरफॉर माय एडवाइस टू ऑल योर व्यूअर्स इज कि ठीक है, इम्प्लांट्स कराएं, दे आर अवेलेबल, आते हैं, चाइना से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। एक्चुअली सियालकोट से भी बन रहे हैं। comes to images in my head and no, it's not all that expensive. देखिए, when compared to let's say you put a bridge on, उसका एक कॉस्ट है, उसका इम्प्लांट मे बी couple of thousand rupees किसी भी एज ग्रुप के लिए ये no issue, कोई मसला नहीं है। My eldest patient was a 95-year-old in America. Oh wow. And I must say she was a young 95-year-old. तो मैंने उससे यही सवाल पूछा, मैंने बोली, I mean, I didn't want to tell her कि you're 95 and you'll die next year. But you're 95, तो oh, I need to go and dance. Oh wow. I mean, that was the answer that lady gave me. And then I said, नहीं यार, this is how what positivity in life is. ऐसे होना चाहिए, जिंदगी ऐसी होनी चाहिए। Yes, absolutely, it is great for you. तो हम ये कह सकते हैं कि आपने अपने पेशेंट से भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली, क्योंकि ये जो तनव्वु, ये डाइवर्सिफिकेशन इन योर लाइफ की हम बात कर रहे थे, करियर्स की बात कर रहे थे, ये आपके पेशेंट से भी आपने सीखी, या फिर आप शुरू से एक स्पॉन्टेनियस पर्सन थे? नहीं, I think more spontaneous. If you don't mind me asking, what's your star sign, zodiac? What are you, a Pisces? Gemini. Gemini. Wow. अच्छा, आप तो नहीं है ना Gemini? नहीं, मैं Pisces हूँ। अच्छा, ज़रा इम्प्लांट्स की तरफ वापस आते हैं। How many types of implants are there? और क्योंकि हमारे दांतों की शेप फ़र्क है, उनका रूट फ़र्क है, हमारे दांतों में मोलर्स हैं, प्री मोलर्स हैं, केनाइंस हैं हमारे पास, तो हर इम्प्लांट को इंस्टॉल करने का तरीका फ़र्क है। If somebody goes for a full dental implant, how many procedures would they have to go through? Well, you're very right in thinking. Like I said, you're a little bit too smart. क्या बात है आपकी? क्या बात है जी? क्या बात है आपकी? देखिए, दांतों का size different है. The implant basically designed. I mean, I've got a kind of a model here. I'll just show you. This is very big, but I mean, if you can focus on this thing, that's what the design of an implant. It's a screw. It's basically like a screw. We screw it into the bone. अब ये जो है ना, इसके sizes different हैं. सही. Corresponding to the tooth that you have. So you have a small tooth in the front. इसका पतला implant होगा. पीछे जाओगे तो बड़ा दांत है, उसके roots बड़े हैं, तो it will be a little bit bigger. और ये जो screw है, ये जो आप हमें दिखा रहे हैं, ये it is for one tooth. This is for you can have 2 implants and you can have 3 teeth on it. You can have 4 teeth on 2 implants, जिसको हम bridge कहते हैं. एक साथ screw कर सकते हैं उनको. दो screw करो और 4 दांत लगा दो. Okay.
तो लेट्स से कि आपके ऊपर के सारे दांत मिसिंग है, यू कैन हैव 6 implants एंड यू कैन हैव 18 teeth or 12 teeth or 16 teeth on top of those 6 implants. ठीक है, You don't have to have one tooth for one 32 दांत है तो 32 implants. कितना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिलैक्स कर देता होगा दांतों का मुंह में वापस आना, कि हमारा खाना जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन वाला पार्ट पूरा It will change your life. If somebody, if you know जिसके डेंचर पहना हुआ है जी, और आप वो इम्प्लांट्स कर लें, उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, बिकॉज ही कैन टॉक, ही इज सो, कॉन्फिडेंस लेवल भी तो बहुत है ना, एंड यू कैन ईट वट एवर यू वांट, यू कैन ईट वट एवर यू वांट. अगर आप समझे कि मैं हड्डी नहीं तोड़ सकता, मैं ये ईट वट एवर यू वांट, इट्स नथिंग इज गोइंग टू हैपन टू इट. अच्छा, डेंटल हेल्थ के बारे में और हाइजीन के बारे में कुछ पॉइंट्स बता दें लोगों को, वाइडर ऑडियंस को. कॉफ़ीज़ जो ज़्यादा पीते हैं, मैं स्मोकिंग जो करते हैं, और डेंटल हेल्थ के लिए जो चीज़ें हमारी ख़राब हैं, कि हमने किस तरह से अपने आप को मेंटेन करना है सो वी डोंट लूज आवर टीथ. ब्रश योर टीथ 3 times a day. 3 times a day. 3 times a day. Twice तो minimum है ना. Okay. Morning and before you sleep. If you brush your teeth before you sleep, I think you will keep your teeth. Does for a the long fluoride help, or is it just a myth? Fluoride is debatable nowadays, but it helps. It helps. And stay away from sugar. अच्छा, किस White टाइम पे sugar? आपको जाना Any चाहिए? sugar. Any sugar? Any See, carbohydrate. इसी वजह से मैं शुगर नहीं लेती हूँ. इसी वजह से लेती, But दांत खराब any होता है. sugar. जी. And remember this thing that when you eat a piece of bread, it's carbohydrate which converts into sugar. Sugars, Sugar. yes. ठीक है ना. So stay away from, अगर जो रिसर्च जितनी भी हुई है हमारे डेंटल फील्ड के अंदर, जी. when you give a rat or anything sugar, they lose their teeth. And if you don't give them sugar, दांतों को कुछ नहीं होगा. ओह, So शुगर इसका cut मतलब down on आपके sugar, दांतों के लिए कितनी coffee, ज़्यादा खतरनाक everything है. else is no issue at all. वो सब कुछ फाइन है. वो सब fine. सिर्फ ये बता दीजिए किस मोमेंट पर मुझे डॉक्टर के पास जाकर अपने दांतों को चेक करवाना चाहिए कि देयर इज समथिंग हर रॉन्ग. चीज़- अपेरेंटली सब कुछ ठीक है. Don't wait. ओके, Just go for a checkup every 6 months. साल में एक दफ़ा भी चले जाओ यार. ठीक है. जाकर एक क्लीनिंग अपना करा लो, चेकअप करा लो, ताकि अगर कोई चीज़ है तो उसको पहले पकड़ लो. लेट्स से यू हैव अ स्मॉल कैविटी, उसको फिलिंग हो जाएगी. अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो इट विल हिट द नर्व. फिर डेंटिस्ट कहेगा जो रूट कनाल करो. फिर आप वो निकल गया तो ख़राब हो गया और ख़त्म हो गया तो फिर इम्प्लांट आएगा. सो एवरीथिंग बिकम्स मोर एक्सपेंसिव एज यू गो अलोंग. प्रॉब्लम ये है कि हम पाकिस्तानी कहते हैं देखी जाएगी. देखी भाई, जाएगी, कोई देखी मसला नहीं है, जब आएगा वक्त तो देखी जाएगी. बट थैंक यू सो मच डॉक्टर. Ma'am, thank you Lovely very very talking much. to you. Thank you. It was Lovely talking really to you. wonderful meeting you both. थैंक यू Thank सो you so मच. much. जनाब, अपने दांतों का बहुत ख्याल रखिए, और जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि 6 महीने नहीं तो साल में एक मरतबा जाकर अपने दांतों को चेक करवा और लें. 3 दफ़ा दिन में ब्रश आपने ज़रूर करना मतलब है. अगर कोई कैविटी होने भी वाली है ना, तो उसको वहीं पर रोका जा सके, पकड़ा जा सके, क्योंकि आप इंतजार करेंगे तो सब चीजें महंगी होती जाएंगी, जो आपके लिए ही ठीक नहीं है. जी. हम आपके बारे में सोच रहे हैं. एक ब्रेक की तरफ जाते हैं. स्टे विद अस. वेलकम बैक. मेरे इंसान होने का तब पता चलता है जब मैं जिस जगह पे रहूं उस जगह की इर्द गिर्द जो है, जो मेरी सराउंडिंग्स हैं, वो इस बात की गवाही दे, सबूत दे कि यहाँ पर एक तहजीब याफ्ता इंसान गुजरता है या फिर रहता है. हम अपने माहौल को साफ रखते हैं या नहीं रखते, हम अपने माहौल का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं या नहीं करते. क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वक्त के साथ साथ और ज़्यादा बढ़ जाती है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें अक्सर ये रुझान लोगों के अंदर नज़र नहीं आता. हम अपने घर को तो साफ़ रखते हैं, लेकिन जिस गली में हम रहते हैं हम उसको साफ़ करना इतना मुनासिब नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट का काम है. हर चीज़ गवर्नमेंट के ऊपर डाल के ना हम बरी ज़िम्मा हो जाते हैं. लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह ताला ने आपको इस दुनिया में भेजा, तो आपकी कुछ जिम्मेदारियाँ भी हैं, और उसमें से एक जिम्मेदारी ये भी है मुज़म्मिल की अपने इस ज़मीन को, अपने क्लाइमेट को, अपने माहौल को आपने साफ़ सुथरा आपने साफ सुथरा रखना है, अपना पार्ट प्ले करना है. इन चैलेंजेस के अंदर सबसे बड़ा चैलेंज आपके पास रिसोर्स की वेस्ट का है या रिसोर्स के ठीक मैनेज ना होने का है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात इस मसले को पॉइंट करने के बाद इसके हल की आती है, जहां रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसी चीज़ें हमारे पास टेक्नोलॉजीज़ प्रेजेंट हैं अब, और उनको इम्प्लीमेंट करवाने में इस तरह के लोग सामने आ रहे हैं कि जो सोसाइटीज़ की शक्ल तब्दील कर रहे हैं, जिनके मिशंस के अंदर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनाना, ज़मीन के नीचे पानी के ज़खायर को रिहेबिलिटेट करना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, और इसके अलावा जो जंगली वीड्स होती हैं जो उगती और दरख्तों के ऊपर लगती हैं और महकमा जंगलात वाले ठीक काम नहीं करते, उनको जाके मौके पे पॉइंट आउट करना, और इन तमाम चीज़ों को फिर एक जगह पे ला के एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के सोसाइटी की लिए हेल्पफुल डेवलपमेंट करवाना. अच्छा, उनको देख के ना आपको एसेंस ऑफ ह्यूमैनिटी पता चलता है कि बेसिकली दीज आर द पीपल जो क्वालिफाई करते हैं इंसान कहलाना. आज हमारे साथ 2 ऐसी शख्सियात मौजूद हैं, उनका मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ, जिनसे मिलकर खुशी भी बहुत ज़्यादा हो रही है. एंड एट द सेम टाइम उनको बुलाने का मकसद ये है कि उनको सेलिब्रेट करें और उनसे आप लोग इंस्पिरेशन लें.
हमारे साथ मौजूद हैं टीचर उस्मान। वेलकम करेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम। इनके बाद इनका मिशन जो है वो ये है कि अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखा जाए। वीलॉग्स बनाते हैं, तालीम और तरबियत पर काम करते हैं। स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ना वो इनका फोटे है। बिल्कुल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर कंजर्वेशन और इसके साथ साथ आपके जो क्लाइमेट वल्नरेबल एरियाज़ हैं उनके लिए ये सिखाते हैं कि किस तरह से आपने उनको क्लाइमेट रिजिलियंट बनाना है। टीचर उस्मान का मिशन बहुत अरसा पहले शुरू हुआ था। आप लोगों में फैंस भी हज़ारों लाखों की तादाद में पाए जाते हैं और 1100 से ज़्यादा पॉन्ड्स, आर्टिफिशियल पॉन्ड्स बनवा चुके हैं और 1.5 लाख से ज़्यादा ट्री सैपलिंग्स हैं जो लगवा चुके हैं। अच्छा, टीचर उस्मान के मिशन को जो चीज़ कॉम्प्लीमेंट करेगी वो क्या करेगी? कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ करेगी कि जो सोसाइटी की सफाई, जहाँ कूड़ा कचरा ना फेंका जाए, ना फैलाया जाए, सोसाइटी के साथ वो ज़्यादती नेचर के साथ ना की जाए कि जो ज़्यादती होती रहती है कचरे की सूरत में। जब आप जाते हैं बड़े मतलब हाई माउंटेन्स में आप जाएँ, जाके एबटाबाद घूमने के लिए जाएँ, आप गिलगित बल्तिस्तान घूमने जाएँ, आपको वहाँ पर क्या चीज़ मिलती है? झील सैफुल मलूक जैसी झील के अंदर आपको कचरा गिरा हुआ नज़र आ जाता है, सिगरेट की डब्बियाँ शॉपर, जो कुछ आप सोच सकते हैं। दूसरी पर्सनालिटी जो हमारे पास है, यू आर टॉकिंग अबाउट द माउंटेन्स, जो दूसरी जो पर्सनालिटी है ना वो माउंटेन्स के ऊपर, बल्कि उनका मैं इंस्टाग्राम देख रही थी, वो अपने आप को कहते हैं लेपर्ड ऑफ मागिलाइल, अपने आप को ना लेपर्ड कह रहे होते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मंसूर शेरवानी, जिनको वन एंड ओनली अवेयरनेस मैन हम कह सकते हैं। अवेयरनेस मैन के नाम से इनको जाना जाता है, यानी कि इनका मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि लोगों को अवेयर किया जाए कि भाई बहुत ज़रूरी है, जहाँ पर रह रहे हो ना वहाँ पर आपको साफ़ सुथरा रखना, सफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड देन मार्गला हिल्स पर वॉलंटियर्स को लेकर जाते हैं और वहाँ पर जाकर उनके साथ एक तो ये ना थोड़ा एंजॉय भी करते हैं, वक्त भी अच्छा गुजर जाता है और साथ एट द सेम टाइम प्रैक्टिकल आउटपुट भी होती है। बिल्कुल, कि आपका एनवायरनमेंट साफ हो जाता है। तो इनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मंसूर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने हमें बुलाया, हमारी अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। ऑलराइट, अच्छा, दो पर्सनालिटीज़ इस वक्त इस तरह की बैठी हुई हैं जो नेचर को हैंड इन हैंड, आप दोनों का मिशन जो कि है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। तो पहले मैं जाना चाहूँगा टीचर उस्मान साहब के पास। सर, मुझे ये बताएं कि 1.5 लाख सैपलिंग्स लगाए आपने 1100 आर्टिफिशियल पॉइंट्स अभी तक आप बनवा चुके हैं। आपका सफ़र मैं ख़ुद अपने टीन ईयर से देखता आ रहा हूँ कि जब से आप अवेयरनेस के प्रोग्राम्स किया करते थे, इस सारे टाइम के दौरान एक फैक्ट जो आपको लगा हो कि अवाम इम्प्रूव नहीं कर रही, वो मैसेज से आगाज़ करते हैं आज कि आप क्या देना चाहेंगे? थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। और वो एक वर्ड है सोच। ठीक, सब कुछ तब्दील हो रहा है, टाइम भी आगे जा रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेस, ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट्स, लेकिन हमारी एज अ सोसाइटी जो सोच है उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही। और चंद गिने चुने लोग हैं जिस तरह से अवेयरनेस मैन या जो कि लगे हुए हैं और उनको सपोर्ट मिल रही है सोसाइटी के उस तबके से जो कि जानते हैं कि एक्चुअल में क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग है क्या। अनफॉर्चुनेटली 90% प्लस हमारी सोसाइटी के अंदर ना तो की अवेयरनेस है, और अवेयरनेस तब आती है जब एजुकेशन हो, तो एजुकेशन तब आती है जब कोई सोच देने वाला हो। तो हम सिर्फ क्रेमिंग करके 2+2 4, तो वहाँ से सोच नहीं आती। वो रोबोट्स जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और अभी 2026 है, तो व्हाट वुड बी हैपनिंग इन 2040, ये सोच के तो खैर रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हमारी जो आने वाली नस्ल। जरा 2040 के बारे में बताएं कि व्हाट वुड बी कमिंग इन 2040। जो दुनिया प्रेडिक्ट कर रही है तो 80% से ज़्यादा एरियाज़ के अंदर पानी नहीं होगा, पानी नहीं पाकिस्तान के पानी नहीं होगा। और जो हीट वेव्स हैं वो इतनी फ्रिक्वेंट होंगी, और ड्राउट्स मतलब सहरा बनने जा रहे हैं हम, और उस पर कोई सोच ही नहीं रहा, ना कोई बात कर रहा है। हम जैसा बंदा जब बात करता है तो हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, या गालियां देते हैं, या गिरेबान तक हाथ पहुंचते हैं अगर किसी को कह दें कि तो कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ है मल्टीपल टाइम्स। मैं तो डेली क्या कहते हैं लोग कि आप ये क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा बताइए कोई इंसिडेंट। मैं खैर एक दफ़ा एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने आया था, तो बाहर ना ऐसे ही रेंडमली बोर का पानी एक बंदा ना ऐसे ही रोड के ऊपर रोड धो रहा है, तो मैं उधर खड़ा, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर। तो कहते हैं आपको क्या तकलीफ है, ये पानी तो मेरा है। अब यहाँ से मेरा जो टेम्परामेंट मैं भी लूज कर जाता हूँ कि पानी आपका कैसे हो गया, ये ज़मीन तो हम सबकी कॉमन है। तो हमें ये पता ही नहीं है कि कम्युनिटी कॉमन्स होते क्या है। हमारे पास वाला तबाही करता रहे, कचरे को आग लगाए,
या वो पानी का बेदरेक ज़ाया करे या कुछ और करे, दरख्त काटे, तो हम बेहिस होके तो गुजर जाते हैं। इसके अंदर बहुत हद तक हमारी ना अपब्रिंगिंग का भी ताल्लुक होता है कि हमारे घर में हमने अपने बड़ों को क्या करते हुए देखा है, एंड अल्टीमेटली हम सीख रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मंसूर साहब, अवेयरनेस मैन, आपकी पहले मैं जानना चाहूँगी आपकी खुद की अवेयरनेस कैसे हुई कि दिस इज़ आवर होम, हमें इसको ठीक रखना है, कैसे आपको ख्याल आया एंड देन आपने कहा कि मैं इसको एक मिशन बनाता हूँ? सबसे पहले आपने जब इंटरव्यू दिया, मैंने एक और चीज़ अनाउंस की हुई है कि मैंने मार्गला से शादी कर दी है। अच्छा। वो मेरी शरीक है, आता है, मैं उसकी तरह ख्याल करूंगा क्योंकि मैं ज़्यादा उधर ही रहता हूँ ना, मार्गला में रहता हूँ। देखिए, मैं कोरोना के दिन थे, हाइकिंग मैं पहले भी करता था। कोरोना के दिनों में लॉकडाउन था, जब पहला रमज़ान था, तो हम डेली बेसिस पे हाइकिंग करने जाते थे रोज़े में। तो वहाँ पे मैंने देखा कि लोग ना, जब नेशनल पार्क होता है कोई रूल्स भी हो जाते हैं, जैसे नो स्मोकिंग, नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूजिक, नो वुड कटिंग इन नेशनल पार्क। तो मैं देखा लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, फिर एक मुझे वहाँ पे साहब मिले, तो थे तो पाकिस्तानी, ज़रा वो बाहर रहते थे, तो उन्होंने ऐसी बात की जो मेरे दिल पे उसका असर हुआ। कहता है इट्स वेरी ईजी टू लिव हेयर। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? कहता है जिधर खाओ फेंको, मैं अपने मुल्क में ऐसा नहीं कर सकता। यकीन करें, अपने मुल्क में ही वाज पाकिस्तानी और वो अपने आप को कह रहे थे कि ये मेरा मुल्क नहीं है। मैंने कहा भाई, आपकी पहचान पाकिस्तान है, पाकिस्तान से आपने इज्जत, नाम, दौलत, पैसा कमाया, अभी कैसे कह सकते हो? खैर, मुझे बहुत बुरी लगी उसकी बात। उसके बाद मैंने कहा रमज़ान ख़त्म होने दो। तो रमज़ान जैसे ख़त्म हुआ तो मैं फजर की नमाज़ पढ़ के अपनी अम्मी से दुआएं लेके मैं चला गया और नेशनल पार्क के जो गेट होता है, एंट्री होती है, जो लोग हाइकिंग करते हैं ट्रेल 5 पे, वहाँ मैं खड़ा हो गया। और लोग आ रहे थे, लोगों को पता ही नहीं था, लोग लेके आ रहे हैं, खाने पीने की चीज़ें लेके आ रहे हैं, प्लास्टिक लेके आ रहे हैं, बारबेक्यू का सामान लेके आ रहे हैं। तो मैंने उनको रोकना शुरू कर दिया। तो वो एक साहब मुझे कहते हैं तेरे प्यो दा जंगल है। मैंने कहा सर आप ऐसा करें, सारे घर का कचरा लाके भी यहाँ फेंक दिया करें, मैं उठाया करूँगा, मेरे फादर का जंगल है। जिस तरह से उस्मान साहब ने कहा कि सोच तब्दील नहीं हो रही, कि मतलब आप कह रहे हैं कि जंगल को मत खराब करो और वो आगे से आपके साथ एक बदतमीज से पेश आ रहे हैं। अच्छा, जो कचरे का इशू है हमारे यहाँ पे, लोग समझते हैं कि बस खाया, फेंका और उसके बाद भूल गए। हजारों साल तक वो प्लास्टिक नहीं गलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। क्या आपको लगता है कि हमारे पास गवर्नमेंट लेवल पे कैंपेन्स सफिशिएंट नहीं की जाती? देखिए, बिल्कुल भी नहीं की जाती। दूसरे मैं ये कहूँगा, दूसरी बात, हमारे पास वेस्ट मैनेजमेंट का निज़ाम ही नहीं है। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि वेस्ट मैनेजमेंट है क्या, नंबर 1। दूसरी है कि हमारी वेस्ट मैनेजमेंट ये है कि अपना घर निकाला, बाहर रख दिया, कचरे वाला ले जाएगा। मैं बेतहाशा ऐसी इस्लामाबाद में जगह बता सकता हूँ कि उसने घरों से कचरा उठाया रेडी पे या ट्राली पे और बाहर जाके दरैसों में फेंक दिया। वो अपनी तरफ से फारिग हो गया। उसने जो सोसाइटी से कचरा उठाया उनसे पैसे ले लिए, ठीक है, सोसाइटी साफ है, बाहर जाके किसी लैंडफिल साइट पर नहीं गया, वो जाके दरिया में फेंक दिया, जहाँ से बच्चों ने पानी पीना है, जहाँ पे लोगों के जान ने पानी पीना है, जहाँ पे मतलब जिंदगी में इस्तेमाल होगा। पोलियो जैसी बीमारियां ऑन द राइज है हमारे पास। उस्मान साहब, आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट इशू इस टाइम पे मंसूर साहब ने बताया है कि ये एक ऐसा सीरियस इशू है कि जिससे कोई पॉलिसी, कोई लेजिस्लेशन, इस चीज़ के ऊपर कोई लेजिस्लेशन की इम्प्लीमेंटेशन जगह है होने की? मैं अगर थोड़ा सा ऐड कर दूं, ज़रूर। 2024 जुलाई के अंदर ना रावल लेक के अंदर हज़ारों मछलियाँ मर गई थी और मैंने एक वीडियो बनाई थी, वो वायरल हुई और EPA और जितने भी हमारे CDA ये सारे इकट्ठे हुए 6 एजेंसीज, और इन्होंने कहा कि हमने अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने ताकि यहाँ पे गंदगी ना आए, क्योंकि सबसे दुनिया का ये सबसे बड़ा गटर बन चुका हुआ अनफॉर्चुनेटली हमारी सबसे बेहतरीन टूरिज्म स्पॉट। तो उसके ऊपर वो मीडिया के ऊपर 2-4 दिन आया एंड आफ्टर दैट नथिंग हैपेंड। तो वो उसी तरह से ही है। फिर आगे वहाँ से जो कंटेमिनेशन है पूरे एरियाज में फैल रही है 40-50 लाख लोगों तक। तो ये कोई इतने बड़े इश्यूज नहीं है कि जिनको एड्रेस ना किया जा सके ना। तो अफसोस ये होता है कि हमें पता है अब इस्लामाबाद के अंदर कचरे को सबसे ज़्यादा आग लगती है पूरे पाकिस्तान में। मैं वो डेली हाईलाइट करता हूँ और उसके अंदर जो CDA के मुलाजमीन हैं, जब मैं उनसे बात करता हूँ वो कहते हैं हमारे पास गाड़ियाँ नहीं है कचरा उठाने के लिए, तो हमारे ऊपर ना ये बड़ा प्रेशर होता है कि जी शापर इधर उधर। अच्छा उस्मान साहब, आपको नहीं लगता कि ये चीज़ ट्रिकल डाउन भी करती है? लाइक गवर्नमेंट पर जैसी पॉलिसीज बनेंगी, अल्टीमेटली नीचे वाले लोगों की तरबियत वैसी ही होती जाएगी एंड देन इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। मुझे लगता है पॉलिसीज हमारे पास हैं, जैसे पॉलीथीन बैग के लिए पॉलिसीज बनी थी और बैन किया गया था, बट उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है या नहीं हो रही, ये बड़ा मैटर करता है। अच्छा, प्रॉब्लम ये है ना, अब आप ये देखें कि हमारे यहाँ कोई वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम ही नहीं है। अगर सिर्फ आप इस्लामाबाद को देखें तो यहाँ पे कोई वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है। तो 10-10, 12-12 दिन के बाद वो कचरे से इतनी स्मेल आती है कि पास से गुजरा नहीं जाता नहीं और जाता। फिर कोई गाड़ी आती है, आगे ईद कुर्बान आ रही है तो एक्सप्रेस वे के ऊपर
जी। सुबह सुबह मैं जब स्कूल जा रहा होता हूँ तो कोई ट्रक अगर 2 किलोमीटर भी आगे जा रहा हो ना, तो आप गाड़ी का शीशा खोल के तो ड्राइव नहीं कर सकते। अच्छा मंसूर साहब, लास्ट कमेंट, आप पैगाम देना चाहेंगे? कोई टीचर उस्मान का मिशन है, आपका मिशन है, सोसाइटी अच्छी होनी चाहिए और सांस लेना आना चाहिए इंसान को, सोसाइटी ऐसी होनी चाहिए, कोई पैगाम देना चाहेंगे? अगर मैं पैगाम ये देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट कुछ करे इसके वजह से, रिसाइकलिंग के ऊपर कुछ करे, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर काम करे। अब देखिए पिछले दिनों इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस थी, उसके ऊपर भी सफाई हुई थी ना। ऐसी ऐसी जगह घुस के हमने ने सफाई की थी कि मैं जाता हुआ खुश हो रहा था कि देखो वहां से भी उठा रहे हैं, वहां से भी उठा रहे हैं। तो ऐसा से भी कॉन्फ्रेंस के लिए क्यों हर हफ्ते या डेली बेसिस पे क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ उनको यानी कि इम्प्लीमेंटेशन की जरूरत है, थोड़ा ऊपर से ऑफिसर जोर दें तो निचला अमला जरूर काम करेगा। आपका लास्ट कमेंट 10 सेकंड में, 15 सेकंड्स में। मेरा सिर्फ ये कमेंट है कि 1 और 1 11 होते हैं, ये मत समझें कि मेरे कुछ करने से फर्क नहीं पड़ता। सो यही सोच बस हमने तब्दील करनी है। अपनी अपनी जगह, अपनी जिंदगी और सोच से आपने स्टार्ट किया था, सोच पर ही आप खत्म कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि पता हम सबको है, हम सब बहुत सियाने हैं, लेकिन मसला ये है कि हमारी वो तरजीह में शामिल नहीं है। जो जिन लोगों की तरजीहात में शामिल होता है वो ऐसी शख्सियात बन जाते हैं जिनसे आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। तो भाई सफाई निस्फ ईमान है, अपनी ज़मीन की हिफाजत करना, उसका ख्याल रखना जो है ना हमारे ईमान का हिस्सा है। आपने माशरे के लिए कुछ नहीं करना तो अपने आप के लिए, अपने दीन के लिए तो कुछ ना कुछ किया जा सकता है, जैसे ये लोग कर रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, स्टे विद अस। थैंक यू सो मच आप लोग। थैंक यू। एक ब्रेक। This segment is brought to you by AKD Securities Limited. वेलकम बैक जी। और मनी मैटर्स में बात होगी किस तरह से मुल्क की इकोनॉमी के लिए बड़े ज़बरदस्त स्टेप्स उठाए जा रहे हैं और वो आप तक ट्रांसलेट होंगे और फिर आपके बिजनेसेस और आपकी पॉकेट्स तक भी पहुंचेंगे। हुआ ये है कि पाकिस्तान ने चाइनीज़ कैपिटल मार्केट के अंदर पहले पैंडा बॉन्ड्स रिलीज़ कर दिए हैं और इस चीज़ को, ये तारीख तो रकम हुई है, लेकिन पाकिस्तान ने जिस लेवल ऑफ परसेंटेज के ऊपर इन बॉन्ड्स को निकाला, मार्केट में मुख्तलिफ बॉन्ड्स मौजूद हैं और वो मुख्तलिफ परसेंटेजेस पे हैं। पाकिस्तान ने ये बॉन्ड्स जिस परसेंटेज पे निकाले हैं उस लो परसेंटेज पे निकालने पे तमाम इन्वेस्टर्स की तरफ से इंटरनेशनली पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सराहा भी गया है। अब इस तमाम इस सिचुएशन के बारे में बात करने के लिए और इस पैंडा बॉन्ड का चीनी मार्केट में जिस रेट पे ये निकला उस रेट पे निकलना और पाकिस्तान की मईशत कैसे जुड़े हुए होना और इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव डिस्कस करने के लिए हमारे साथ AKD से सुहेल मेमन साहब मौजूद हैं। शुएब मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माय अपॉलॉजीज मौजूद है हमारे पास। तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, अपॉलॉजीज फॉर माय मिस्टेक। एंड पैंडा बॉन्ड्स जो चाइनीज़ मार्केट में हम लोगों ने रिलीज़ किए हैं और हमारी एक कैपिटल मार्केट के अंदर पहला स्टेप है जो लिया गया है, तो एक तरह से हिस्ट्री इन द मेकिंग है चाइना की मार्केट के अंदर। तो इस कैपिटल मार्केट में स्टेप इन करना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी था? क्या ये सही वक्त था कि हमने स्टेप इन किया या पहले कर लेना चाहिए था? जी वालेकुम अस्सलाम। आपका सवाल जो है वो तो बहुत पहले इनको कर लेना चाहिए था, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हमें एक कर्जा रेज करने के लिए एक नई मार्केट मिल गई है। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम पे कर्जा बहुत है तो हमें कर्जे के सोर्सेज चाहिए। तो इसलिए एक नया सोर्स अगर बन गया है और कम रेट पे है तो वो बहुत अच्छी बात है। हाउएवर ओवरऑल हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अपने ऊपर जो कर्जा है उसको जितना कम कर सके उसको कम करें और ख़ास तौर पे जो फॉरेन डेट है उसको। तो हमारी कोशिश जो अब पिछले 2 सालों से हो रहा है वो ये है कि आपका करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट जो है वो बहुत ही कम है, अक्सर सरप्लस आ जाता है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन इसको मज़ीद सरप्लस करके अपने पास डॉलर्स होने चाहिए ताकि हम जो इतना बड़ा कर्जा है 130 बिलियन डॉलर्स अराउंड, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन ये 130 बिलियन डॉलर जो है हम आस्ते आस्ते रीपे करना शुरू कर दें ताकि हमारा कर्जा कम हो। हम कर्जे को एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी एक्सटर्नल डेट ऐसे बॉन्ड जारी किए। हाँ, चाइनीज मार्केट में पहली मर्तबा, लेकिन हमें याद है यूरो बॉन्ड या सुकूक बॉन्ड भी जारी किए गए थे और वो कर्जे के लिए आपने भी जैसे भी कहा कि एक नई मार्केट हमें मिल गई है कर्जा रेज करने के लिए। तो ये हमारी जो पॉलिसी नज़र आती है, यहाँ से कर्जा लिया वहाँ पर दे दिया, वहाँ से कर्जा लिया यहाँ पर दे दिया। और पास्ट के अंदर भी हमने देखा था कि यूरो बॉन्ड हो या सुकूक बॉन्ड, उनमें लोगों को पैसे वापस करने के लिए, इन्वेस्टर्स को पैसे वापस करने के लिए हमने कर्जा रेज किया था कहीं और से एंड देन हमने वापस किया। दैट्स व्हाई हमारी क्रेडिबिलिटी जो है इस मामले में अच्छी है। इज इट द राइट वे टू मूव फॉरवर्ड? जी देखें, पहला स्टेप तो सही है कि जी आपके पास कर्जा रेज करने के सोर्सेज एक नया आ गया
लेकिन इसके साथ साथ जैसा कि मैंने कहा कि कर्जा हमें कम करना है और हमें उसके लिए हमारे पास एक 5 साल 10 साल प्लान होना चाहिए कि हम अपनी एक्सपोर्ट्स को भी बढ़ाएं। हम अभी इस वक्त जो है ट्रेड गैप हमारा आता है, लेकिन फिर हम उसको इनवर्ड रेमिटेंसेस जो हमारे नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज जो बाहर हैं वो पैसे भेजते हैं, उन पैसों को हम इस्तेमाल करते हैं ये ट्रेड गैप के लिए ज़्यादातर। तो ये जो चीज़ है ये कम होनी चाहिए। ट्रेड गैप जो है हमारा ये कम होना चाहिए और हम एक्सपोर्ट्स को अपनी इम्प्रूव करें, एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज। आप देखें इंडिया का भी बहुत बड़ा ट्रेड गैप होता है, आई थिंक $250 बिलियन के करीब होता है ट्रेड गैप, लेकिन कोई $170 बिलियन की आईटी सर्विसेज की एक्सपोर्ट्स है उनकी, हमारी वो एक्सपोर्ट्स है ही नहीं आईटी में, तो वो लोग वहाँ से मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये है कि हमारे पास हम नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानीज की रेमिटेंसेस से मैनेज करते हैं, लेकिन अब हमें एक पॉलिसी बनानी चाहिए कि जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमें पिक करना चाहिए ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज और इंपोर्ट्स को कर्टेल करें ताकि हमारी करेंसी भी स्टेबल हो जो 280 पे है। आप देखें कि रीजनल करेंसीज इतनी डेप्रिशिएट नहीं हुई जितनी पाकिस्तानी करेंसी हुई है, तो आप पाकिस्तानी करेंसी को अप्रिशिएट करवाएं। आप देखें इस मुल्क के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, इसके ऊपर अगर पाकिस्तान की करेंसी अप्रिशिएट करेगी, बिकॉज हमने देखा है ओवर द इयर्स डॉलर की कदर बढ़ती जा रही है। पाकिस्तानी करेंसी आप जितना मर्जी कमा लें वो लगता है कि 100 रुपया ना $1-2 रुपए के बराबर हो चुका है। लेकिन शुएब मेमन साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। मुख्तसर वक्त के अंदर आपने अच्छे से हमें समझा दिया है। देखिए इस तरह के बॉन्ड्स जारी करना फॉर शॉर्ट टर्म पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन लेट्स होप कि जो हमने वादा किया ना 2.5% का, ये हमें किसी से कर्जा लेकर वापस ना करना पड़े। $25 करोड़ वर्थ ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो हमारे निकले मार्केट के अंदर जो 2.5% पे निकले, इसकी ट्रांसलेशन कैसे होती है इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह ताला बात ज़रूर करेंगे। बट आज के शो के लिए हमारे पास वक्त हो चुका है यहाँ पे ख़त्म। आयशा यूसुफ को और मुज़म्मिल अली खान को दीजिए इजाज़त। सेम टाइम सेम चैनल फिर से इंशाल्लाह ताला होगी एक मरतबा मुलाकात। तब तक के लिए मंडे को अल्लाह हाफ़िज़। This segment is brought to you by AKD Securities Limited.